नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 661, मृत्यु के योग्य। काली दुष्ट ऊर्जा हाथियों को निगलने वाले एनाकोंडा की तरह थी। इसने हीन आत्मा की ऊर्जा की बड़ी मात्रा को अवशोषित कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप हवा में एक काला तूफान उत्पन्न हो गया। वह विचित्र ऊर्जा इन प्रेतों की सबसे बड़ी कमजोरी प्रतीत हो रही थी। वह हवा में घूमती हुई अपने आसपास के इन प्रेतों द्वारा उत्सर्जित तीखी चीखों पर नाच रही थी। ये इन प्रेतों द्वारा झेली जा रही पीड़ा के साथ साथ उस दुष्ट ऊर्जा के उत्साह को भी महसूस कर सकता था जिसे वह पोषित कर रहा था। आत्मा के मकबरे में मौजूद इन प्रेत रक्त चंद्रमा द्वारा हजारों या लाखों वर्षों में संचित हुए थे और आज बुरी ऊर्जा एक वेल की तरह थी जो उन सभी को निगलने के लिए अपना मुंह चौड़ा खोल रही थी। यदि उनको उनमें समाहित आध्यात्मिक ऊर्जा सहन करनी पड़ती तो वह पल भर में मंदबुद्धि हो जाता। पूरे युवान जगत में कोई भी ऐसा नहीं था जो इस तरह के आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को सहन कर सके। हालांकि उस दुष्ट ऊर्जा में बुद्धि नहीं थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस तरह के अचानक विस्फोट से भयभीत नहीं हुई। उसने सभी इन प्रेतों की ऊर्जा को एकत्रित और संघनित किया, लेकिन वह उसे तुरंत पचाने में असमर्थ रही। ये दुष्ट ऊर्जा भले ही विचित्र हो, लेकिन इसकी वृद्धि की गति असाधारण नहीं थी। इसने नकाबपोश व्यक्ति की इन आत्मा को आत्मसात करने में कई वर्ष लगा दिए थे और अब आत्मा मकबरे में इससे भी अधिक शक्तिशाली इन आत्माएं मौजूद थी, इसलिए ये थोड़े समय में उन सभी को पचा नहीं सकती थी। पुनर्जन्म लेने वालों, मनुष्यों और निर्जन जाति के योद्धाओं की आंखों के सामने इन प्रेतों की विशाल संख्या का भस्मीकरण हो रहा था। वे इसे देखकर भयभीत हो गए, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उन द्वारा उत्सर्जित रहस्यमय ऊर्जा क्या थी। 15 मिनट में अंतिम इन प्रेत भी बुरी ऊर्जा में समाहित हो गया। अपने हाथ के इशारे से बुरी ऊर्जा यून की बाह का अनुसरण करते हुए उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसके दांतियान में गहराई तक समा गई, क्योंकि यह बैंगनी क्रिस्टल द्वारा सील कर दी गई थी। इसी क्षण धरती कांपने लगी। पर्वत की चोटियों पर मौजूद कुछ चट्टानें भारी आवाज करते हुए नीचे गिरने लगीं। अरे, ये तो उद्धरण चिन्ह। इस दृश्य को देखकर लोग सदमे में आ गए। भूकंप ने लोगों को यह आभास कराया कि घाटी ढहने ही वाली है। हालांकि यून अविचलित रहा। उसकी निगाहें जुलॉन के शव पर टिक गईं। जुलॉन के शरीर के अंदर यून बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके एक अवर्णनीय शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत को महसूस कर सकती थी। यह ऊर्जा जुलॉन के हृदय में समाहित हो गई थी, लेकिन ये जुलॉन के शरीर में विलीन नहीं हुई। जुलॉन का शरीर ऊर्जा स्रोत से लिपटा हुआ था। ऊर्जा स्रोत की सतह पर रक्त वाहिकाएं फैली हुई थीं जो उससे ऊर्जा प्राप्त कर रही थीं। फिर भी जुलॉन जितनी ऊर्जा का उपयोग कर सकता था वह हिमशैल के सिरे के समान थी। ऊर्जा स्रोत के सामने वह कुछ भी नहीं थी। और देखें, और देखें, और देखें, और देखें। जुलॉन को मारने के बाद यून स्वाभाविक रूप से इस ऊर्जा स्रोत को नहीं भूलेगी। जुलॉन की बाईं छाती पर हाथ रखकर यून ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल के साथ एकीकृत किया और उसे निकाल लिया। पुआ! जुलॉन की छाती पर मांस, हड्डियों और खून के मिश्रण से बना एक गहरा, खून से लथपथ छेद फट गया। धीरे धीरे उस खून से लथपथ छेद से खून की एक बूंद बाहर निकली। यून ने देखा कि वह रक्तमय तरल पदार्थ स्पष्ट रूप से देवताओं का रक्त था जिसे जुलॉन ने पिछली लड़ाई में अवशोषित किया था। यह रहस्यमय रक्तमय तरल पदार्थ था जो शाश्वत भंवर से निकला था। जब खून की बूंद यून की हथेली पर गिरी तो उसका सती तनाव बना रहा, जिससे वह फैल नहीं पाई। वह बहुत भारी भी थी, जिससे यून को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने हाथ में पहाड़ धो रहा हो। खून की यह बूंद बेहद दिलचस्प है। यून के बगल में बैठी लिन शिंटोंग को यह अविश्वसनीय लगा। खून की बूंद के आसपास का स्थान भी विकृत हो गया था। अपनी उंगली से कुछ बार थपथपाने पर बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल हवा में जम गए, धीरे धीरे इकट्ठा होकर एक बड़ा बर्फ का क्रिस्टल बन गए जिसने खून की बूंद को सील कर दिया। बर्फ में जमी हुई खून की बूंद दिल की तरह धड़क रही थी। इसे संभाल कर रखो, खून की यह बूंद भविष्य में काम आ सकती है। जैसे ही लिन शिंटोंग ने बोलना शुरू किया, यून ने सिर हिलाया और बर्फ से सील किए गए देवताओं के रक्त को अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी में रख दिया। इसके बाद उन्होंने जुलॉन की अंतरस्थानिक अंगूठी भी ले ली। ये काम खत्म करने के बाद यून ने अपना सिर उठाकर शेजी, क्योंकी और फैंगिंग की ओर देखा। मृत्यु के खतरे के सामने फैंगिंग अपना शांत स्वभाव बनाए नहीं रख सका। क्योंकी ने अनजाने में ही पीछे हटना शुरू कर दिया, मानो वह भागना चाहता हो। हालांकि वह ये भी जानता था कि यून और लिन शिंटोंग के सामने भागने की कोई संभावना नहीं थी। तुम क्या करना चाहती हो? प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। शेजी ने पीले पड़े चेहरे के साथ कहा। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी मोहकता और आकर्षण नहीं था। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ यून ने तीनों के बीच काम रही क्योंकी को ध्यान से देखा। उसने अचानक कहा, तुम पहले मर जाओ। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, यून ने शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार से वार किया। वह बहुत तेज था। 100 फीट की दूरी पलक झपकते ही तय हो गई और वह क्योंकी की आंखों के सामने प्रकट हो गया। घातक इरादे से किए गए उस जानलेवा प्रहार के सामने क्योंकी दहशत से कांप उठी। वह जानता था कि वह यून का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जान बचाने के चक्कर में वह आपा खो बैठा। उसने दिल दहला देने वाली चीख मारी और यून की छाती पर नाखून गड़ा दिए। मृत्यु के कगार पर पहुंचकर वह यून की हड्डियां तोड़ना और उसे घायल करना चाहता था, भले ही वह जानता था कि उसके लिए यून को मारना असंभव था। क्योंकी के वार के जवाब में यून ने तलवार को घुमाया, धार हमेशा नीचे की ओर रखते हुए, जिसके परिणामस्वरूप एक तलवार की किरण निकली जो स्वर्ग से गिरते झरने की तरह लग रही थी। जैसे ही उसने उसे एक तिरछे क्रूर वार में खींच लिया, पुआ! तलवार की किरण से क्योंकी के दोनों हाथ कट गए थे और धड़कती धमनियों से उसके कटे हुए हाथों से खून बह रहा था। शुरू से ही उसकी ताकत यून से बहुत कम थी और जियांग शियाओरू द्वारा घायल किए जाने के बाद वह यून का मुकाबला करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। अपनी तलवार को एक और बार घुमाते हुए यून की तलवार सीधे क्योंकी के गले में जा घुसी। क्योंकी का मुंह खुला रह गया और उसमें से खून बहने लगा। हालांकि शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार से उसके टॉन्सिल और स्वर रज्जू पूरी तरह से कट चुके थे, इसलिए उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली।
वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा, उसकी पीठ झींगा मछली की तरह मुड़ी हुई थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, लेकिन वह तुरंत मौत के मुंह में नहीं गया। पुनर्जन्म लेने वालों के लिए शरीर की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा का पुनर्जन्म हो सकता है। हालांकि उन्हें पुनर्जन्म की प्रक्रिया के दौरान अपनी आत्मा के विलीन न होने के लिए पहले से ही एक संपूर्ण रहस्यमय तकनीक की व्यवस्था तैयार करनी होती है। एक बार जब मनुष्य की आत्मा अपने शरीर के संरक्षण से मुक्त हो जाती है तो वह इतनी कमजोर हो जाती है कि वह स्वतः ही वाष्पीकृत हो सकती है। क्योंकि का पुनर्जन्म होना बिल्कुल असंभव था। यीयुन ने उसकी आत्मा को जबरदस्ती उसके शरीर में कैद कर दिया था। उसका एकमात्र भाग्य यही था कि वह अपने शरीर की मृत्यु का इंतजार करे, तभी उसकी भी मृत्यु हो सकती थी। तुमने जितने भी बुरे काम किए हैं उन सब के लिए तुम मौत के हकदार हो, यीयुन ने ठंडे स्वर में कहा। नकाबपोश व्यक्ति की यादों से यीयुन को पता चला कि क्योंकि ने अपने जीवन में हर पुनर्जन्म में हर संभव जघन्य अपराध किया था। उसकी विकृत प्रवृत्ति थी, इसलिए उसके कुकर्मों में पुनर्जन्म के बाद अपने जन्मदाता माता पिता की हत्या करना, साथ ही युवतियों का बलात्कार और हत्या करना शामिल था। उसने इन प्रेतों के लिए आवश्यक सामग्री को परिष्कृत करने के लिए बड़ी संख्या में मनुष्यों की हत्या की थी। आत्मा मकबरे में क्योंकि ने जियांग शियाओरू पर चुपकर हमला करने और उसे गंभीर रूप से घायल करने का हर मौका लिया था। वह जियांग शियाओरू को जान से मारने पर तुला हुआ था। अतः तीनों में से यीयुन ने सबसे पहले क्योंकि की हत्या की। क्योंकि को यीयुन द्वारा मारे जाते देख फेंगिंग और शेजी को कपकपी कांप उठी। अब उनका जीवन पूरी तरह से यीयुन के हाथों में था। आप सभी के लिए अगर आप आत्मा का अनुबंध साइन करते हैं तो मैं आपको जीने दे सकता हूं। ब्लड मून के पुनर्जन्म लेने वाले लोग मृत्यु के पात्र थे, लेकिन ये केवल गंभीरता का मामला था। हालांकि यीयुन का अब ब्लड मून से सीधा टकराव हो चुका था। वह अकेला काफी नहीं था। ब्लड मून को हराने के लिए उसे तियान युआन जगत के पारिवारिक कुलों की शक्तियों सहित अन्य लोगों के साथ गठबंधन बनाना आवश्यक था। अध्याय 662 आत्मा की कब्र से बाहर निकलना। आत्मा का अनुबंध साइन करें। जब शेजी और फेंगिंग ने यीयुन की शर्तें सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा। जब उन्होंने स्वर्गीय दाओ संघ के कई सदस्यों को आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था, तब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें भी आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। जब उन्होंने यीयुन द्वारा प्रस्तुत आत्मा अनुबंध देखा तो शेजी और फेंगिंग के चेहरे पीले पड़ गए। आत्मा अनुबंध बहुत कठिन था। हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आत्मा अनुबंधों ने उन्हें मार्शल एलायंस पर हमला करने या मार्शल एलायंस के उच्च अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन करने से रोक दिया था। और इन आदेशों पर भी कुछ प्रतिबंध थे, कम से कम ऐसे प्रतिबंध नहीं थे जो सीधे उनकी मृत्यु का कारण बनते। हालांकि इस तरह के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से कुछ अतिरिक्त अमूर्त प्रतिबंध लगे, फिर भी यह एक स्वीकार्य परिणाम था। हालांकि यीयुन ने शेजी और फेंगिंग को जिस आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए दिया था उसे स्वामी और दास के बीच का आत्मा अनुबंध कहा जा सकता है। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में वापस आकर यीयुन को नीले यांग स्वामी से विरासत में बहुत कुछ प्राप्त हुआ था। ईश्वर आगमन टावर के दूसरे तल पर 12 स्वर्गों से आई पुस्तकों का एक विशाल संग्रह था। विभिन्न रहस्यमय तकनीकें, साधना तकनीकें, गति तकनीकें, औषधि शोधन तकनीकें और निर्जन स्वर तकनीकें उपलब्ध थीं। स्टार ट्रांसफरेंस हेवन चेंजिंग बुक, जिसका इस्तेमाल यीयुन ने भेष बदलने के लिए किया था, इसी संग्रह से आई थी। और इस बार यीयुन ने जिस आत्मा अनुबंध का उपयोग करने का चुनाव किया वह भी गॉड एडवेंट टावर के दूसरे तल पर स्थित पुस्तकालय से आया था। एजोर यांग लॉर्ड के संग्रह के रूप में इस आत्मा अनुबंध को स्वाभाविक रूप से आसानी से हटाया नहीं जा सकता था। एक बार हस्ताक्षर हो जाने के बाद आत्मा अनुबंध के परिणामस्वरूप शेजी और फेंगिंग के विचारों पर निगरानी रखी जाएगी, जिससे उन्हें यीयुन को नुकसान पहुंचाने का कोई भी विचार उत्पन्न करने से रोका जाएगा, अन्यथा यीयुन को तुरंत सूचित कर दिया जाएगा, जिसके कारण उन्हें एक दुखद कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्हें यीयुन के आदेशों का विरोध करने की भी कोई छूट नहीं दी गई थी। वे मरने के आदेश को भी अस्वीकार नहीं कर सकते थे। इस तरह के कठिन आत्मिक अनुबंध को देखकर शेजी कांप उठी। एक बार हस्ताक्षर हो जाने पर वह यीयुन की दासी बनकर रह जाएगी। मैं शेजी इसे स्वीकार नहीं कर सकी। एक योद्धा होने के नाते उसे गर्व तो था, लेकिन उस आत्मा मकबरे में मरने की इच्छा से वह बेहद दुखी थी, जो कभी प्रकाश में नहीं आया। इस दुविधा ने उसे एक विकट स्थिति में डाल दिया। शेजी और फेंगिंग की प्रतिक्रिया देखकर यीयुन ने उन्हें और समझाने की कोशिश नहीं की और कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दे रहा हूँ। मैं तुम्हें सोचने के लिए 20 सांसों जितना समय दूंगा। उसके बाद या तो तुम मृत्यु चुनो या आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। तुम सब मेरे लिए बहुत कम महत्व रखते हो, इसलिए मैं अपनी सांसें व्यर्थ नहीं करना चाहता। मुझे दूसरों द्वारा धोखा दिया जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जहां तक आपके इस विचार की बात है कि मैं इस आत्मा अनुबंध का उपयोग आपको यातनापूर्ण कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए करूंगा, तो आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आप सब मेरे लिए कष्ट सहने लायक नहीं हैं। भविष्य में जब मेरी शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप तुम्हारी शक्ति पूरी तरह से नगण्य हो जाएगी, तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हारी स्वतंत्रता लौटा सकता हूँ। निर्णय तुम्हारा है। इसके अलावा 10 सांसें बीत चुकी हैं। यीयुन बहुत तेजी से बोल रहा था, जिससे शेजी और फेंगिंग के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए केवल 20 सांसों जितना समय दिया गया था और लगभग आधा समय यीयुन की बातचीत में ही बीत गया। दरअसल यीयुन को उन्हें मारने के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यीयुन ने उन्हें केवल 20 सांसों का समय दिया। इससे ज्यादा समय देना सरासर समय की बर्बादी थी और बिल्कुल भी सार्थक नहीं था। अंत में यीयुन ने जो कहा उस पर शेजी और फेंगिंग के बीच कोई बहस नहीं थी। यीयुन की बढ़ती शक्ति को देखते हुए उनकी शक्ति का पूरी तरह से महत्वहीन हो जाने का दिन बहुत दूर नहीं था। अंततः मृत्यु के खतरे से उत्पन्न दबाव के कारण शेजी और फेंगिंग ने आज्ञाकारी रूप से आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। इसी क्षण पूरी घाटी में भूकंप के झटके तेज होने लगे और पहाड़ों से बड़ी मात्रा में मलबा लुढ़कने लगा। क्या बात है? लिन शिनडोंग ने पूछा। मानव और निर्जन जाति के कई योद्धा घबरा रहे थे। यीयुन ने आसपास व्याप्त वृद्धुष्टीन ऊर्जा को महसूस किया और कहा, इन प्रेतों का यह विश्राम स्थल आत्मा मकबरे का केंद्र है। रक्त चंद्रमा ने आत्मा मकबरे में एक संरचना बनाई थी और यह विश्राम स्थल उस संरचना का केंद्र है। जब मैंने कुछ देर पहले उन यिन प्रेतों को नष्ट किया तो मैंने संरचना के केंद्र को भी नष्ट कर दिया, जिससे बड़ी मात्रा में यिन ऊर्जा बाहर की ओर प्रवाहित हुई। इससे आत्मा मकबरे में भौतिक परिवर्तन हुआ।
हमें इस स्थान को शीघ्रता से छोड़ना होगा, क्योंकि यदि हमने यहाँ सो रहे रक्षक सेवकों या ज़ोंबी राजाओं को जगा दिया तो ये बुरा होगा। ब्लैकस्टोन ट्रायल्स का आयोजन उस समय किया गया था जब सोल टूम के भीतर यिंची सबसे कमजोर थी, यानी ज़ोंबी राजाओं के सुप्तावस्था के दौरान। अब यिंची के सघन होने के साथ सोए हुए ज़ोंबी राजा जाग सकते हैं। चलो चलें, ये यून ने हाथ हिलाया। कई मानव योद्धा अभी तक उबर नहीं पाए थे। यिनप्रेतों द्वारा उनकी आत्मा के सागर पर कब्जा करने के प्रयासों से वे अभी भी सदमे में थे। उनकी आत्माओं को चोट पहुंची थी और वे बेहद कमजोर थे। योद्धाओं के लिए शारीरिक चोटें सहनीय थी, लेकिन आत्मा पर लगी चोटें एक भयानक पीड़ा थी। उन्हें आराम करने या कोई दवा लेने का मौका मिलने से पहले ही भागना पड़ा। बड़े पारिवारिक समूहों के पुरुषों और महिलाओं को ये कष्ट सहना पड़ा। हालांकि इस समय किसी की भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं हुई। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन्होंने कोई और बेतुकी बात कही तो यून उन्हें बेरहमी से छोड़ सकती है। यदि वे अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देते और यून के साथ नहीं चल पाते तो उन्हें भी वहीं छोड़ दिया जाता। यून के साथ उनके पिछले झगड़ों के बारे में सोचते हुए ये पहले से ही अच्छा था कि यून ने उन्हें तब नहीं मारा जब वे पहले से ही गिरे हुए थे, तो भला कौन शिकायत करने की हिम्मत करेगा। और ठीक उसी क्षण यून के कानों में एक कमजोर सी आवाज गूंजी, ता मुझे ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी, इसलिए यून ने मुड़कर देखा। उसने एक विशाल आत्मा के आवरण से एक आध्यात्मिक आत्मा की ज्वाला को निकलते हुए देखा। यून ने इसे गोंगसुनहोन की आध्यात्मिक आत्मा के रूप में पहचाना। यून द्वारा एक ही प्रहार में गोंगसुनहोन के शरीर को नष्ट करने के बाद गोंगसुनहोन की आत्मा को जुलोंग ने सुरक्षित रखने के लिए निकाल लिया था। जुलोंग ने गोंगसुनहोन की आत्मा को यिनप्रेत में परिवर्तित करने की योजना बनाई थी, लेकिन जीवन पर्ची के टूटने के कारण उसने अपना इरादा बदल दिया और गोंगसुनहोन की आत्मा को यिनप्रेत को आध्यात्मिक भोजन के रूप में खिला दिया। अब यद्यपि गोंगसुनहोन की आत्मा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यिनप्रेत द्वारा निगल लिया गया था, फिर भी वह पूरी तरह से वाष्पीकृत नहीं हुआ था, जिससे यून आश्चर्यचकित हो गया। शायद वह इतने लंबे समय तक सिर्फ एक आक्रोश भरे विचार के कारण ही जीवित रह पाया था। दुर्भाग्यवश गोंगसुनहोन की बची हुई आत्मा ऐसी नहीं थी जिसे कोई देवता भी बचा सके। यदि उसकी आत्मा पूर्ण होती तो उसे यिनप्रेत में रूपांतरित किया जा सकता था, लेकिन अब वह यिनप्रेत भी नहीं बन सकता था। मार्शल आर्ट के उस धुरंधर के रूप में जो पहले ली फायर सेक्ट की मार्शल प्रतियोगिता में नंबर 1 शिष्य रह चुका था, उसका भविष्य उज्ज्वल था। वह हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता था, प्रतिष्ठा और शक्ति का आनंद उठा सकता था और कई रखेले रख सकता था। हालांकि अपनी महत्वाकांक्षा और ऊपर चढ़ने के लालच के कारण सब कुछ त्याग कर वह इस दुखद स्थिति में पहुंच गया। यह अपने आप में ही एक विपत्ति थी। चल दर, यून ने गोंगसुनहोन की बात अनसुनी कर दी और आदेश दे दिया। गॉड एडवेंट टॉवर के हमले के कारण खुला स्थानिक छिद्र अभी भी मौजूद था। लोगों का समूह यून के पीछे पीछे आत्मा मकबरे के बाहरी हिस्से की ओर दौड़ा। यून ने विशेष रूप से निर्जन जाति के योद्धाओं को निर्देश दिया कि वे उन लोगों का ख्याल रखें जिनके साथ उनके अच्छे संबंध थे, जैसे कि वे चिवे और चू बहनें। बाकी लोगों के पास तो सिर्फ अपनी किस्मत का ही सहारा था। आत्मा मकबरे से बाहर निकलने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें इन आत्माओं के छुपकर किए गए हमलों जैसे कई खतरों का सामना करना पड़ा। बेशक जब वे अपनी सर्वोत्तम स्थिति में थे तब उन्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वे केवल अपने भाग्य को ही दोष दे सकते हैं। आत्मा मकबरे के रास्ते भूल भुलैया जैसे थे, लेकिन यून की याददाश्त की बदौलत उसने समूह को उसमें से रास्ता दिखाया। कई बार तो वह नया रास्ता खोलने के लिए अपनी तलवार से वार भी करता था। यून सबसे आगे आगे चल रहा था, मानो तलवार की नोक हो और अदम्य हो। यून के सामने कोई भी येन आत्मा या हत्यारा भूत कुछ भी नहीं रह जाता। चूंकि यून ने अधिकांश प्रेतात्माओं को नष्ट कर दिया था, इसलिए पीछे मौजूद लोगों पर दबाव कम हो गया। अन्यथा स्वर्गीय रक्त संघ के सदस्यों की कमजोरी को देखते हुए मृतकों की संख्या संभवतः बहुत बढ़ जाती। इस प्रकार यून ने कुल 4 घंटे तक लोगों के समूह का नेतृत्व किया। अपनी तलवार के अंतिम प्रहार से उसने एक कमजोर मानी जाने वाली स्थानिक बाधा को चीर दिया। जैसे ही सूर्य की एक किरण स्थानिक बाधा में बने छेद से गुजरी, उसने सभी के चेहरों को रोशन कर दिया। हालांकि यह सूरज की एक कमजोर किरण थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह बाहरी दुनिया की गर्म धूप का संकेत थी। कई लोगों की तो आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार वे बाहर निकल आए। समूह हताशा में स्थानिक अवरोध को पार करके बाहर निकल आया। उन्होंने बाहरी दुनिया की उबड़ खाबड़ पथरीली चट्टानों को छुआ। अंधेरे आसमान को मुश्किल से रोशन करने वाली सूरज की रोशनी की नामात्र की गर्माहट के बावजूद और सुदूर उत्तर के अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में भी कई लोगों के दिलों में एक तीव्र लालसा उमड़ पड़ी। आत्मा की समाधि में जाने का सफर बेहद दमनकारी और कष्टदायक था। उन सभी का यही मानना था कि उन्हें मृत्यु लोक में ही दफनाया जाएगा। बाहरी दुनिया को देखने पर भी उन्हें वह वास्तविक ही लगी। उन्हें ऐसा लगा मानो उन्हें जीवन का दूसरा मौका मिला हो। वे अंततः बच गए। उनके कई साथी आत्मा की कब्र में हड्डियों के कंकाल में तब्दील हो चुके थे। ब्लैकस्टोन ट्रायल्स में कोई अवसर या पुरस्कार नहीं थे। स्वर्ग तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी। ये केवल एक जाल और मृत्यु थी। उनके जीवित रहने का एकमात्र कारण उनकी शक्ति नहीं, बल्कि उनका सौभाग्य था। जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं दिया, वे अपनी महत्वाकांक्षा के साथ आत्मा की कब्र में राख हो गए। अध्याय 663, पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं। अगम्य सागर की गहराई में 7 दानव पर्वत। हजारों वर्षों से अनगिनत तारों की रोशनी ने 7 दानव पर्वतों की आकृति को तराशा है। लहरों के बार बार टकराने के बावजूद 7 दानव पर्वत आज भी खड़े हैं। उनका अस्तित्व अत्यंत रहस्यमय था। इतिहास में तियान युआन जगत में कई दिव्य राजाओं ने अगम्य सागर की गहराइयों में जाकर उसके रहस्यों को जानने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि जब वे वहां से गुजरे तो उन्हें 7 दानव पर्वत नहीं मिले। अगर वे उन्हें देख भी लेते तो भी वे इन काले पत्थरों के बारे में कुछ खास नहीं बता पाते। हालांकि आज 7 दानव पर्वत बेहद असामान्य थे। 7 दानव पर्वतों के चारों ओर 5000 मील के दायरे में स्थित अगम्य सागर, जिसका रंग हल्का लाल होना चाहिए था, अब गहरा नीला हो गया था। दूर तक देखने पर अथाह सागर नीले पानी का एक असीम विस्तार प्रतीत होता था। हालांकि गहरे नीले पानी की सतह के ऊपर तैरती हुई एक विशाल आकृति दिखाई दे रही थी। समुद्र के पानी में दिखने वाली लालिमा उस आकृति में जम गई थी, जिसके कारण आकृति के सभी पैटर्न अत्यंत लाल रंग के दिखाई दे रहे थे। वृत्ताकार संरचना के ठीक बीच में 7 दानव पर्वत स्थित थे।
सटीक रूप से कहें तो केंद्र में 7 दानव पर्वतों का मध्य पर्वत एक काले कवच वाला दानव देवता था। इस समय आकाश से तारों की रोशनी बरसने लगी और इस दानव पर्वत को रोशन कर दिया। इससे लोगों को दानव पर्वत में कैद एक लंबे आदमी की धुंधली सी छवि दिखाई देने लगी। ये व्यक्ति स्वयं एक पर्वत शिखर के समान था। उसने प्राचीन काला कवच धारण किया हुआ था और उसके हाथ में एक काला भाला था। उसके हेलमेट में लंबे बालों का एक गुच्छा बंधा हुआ था और उसकी आंखें समुद्र में प्रकाश स्तंभों की तरह चमकीली थीं। जैसे ही सरणी में झिलमिलाहट हुई, इसने अपने आसपास से स्वर्ग पृथ्वी युवान की को अवशोषित कर लिया और इस पर्वत को सील कर दिया। काले कवचधारी व्यक्ति के चेहरे पर कठोर भाव थे, लेकिन वह स्थिर खड़ा रहा। वहां खड़े रहने के बावजूद उसके हाव भाव से लोगों की आत्मा तक कांप उठी। लाल रंग की पंक्ति से कुछ ही दूरी पर पुनर्जन्म लेने वाले और ब्लड मून के उच्च अधिकारी खड़े थे। उनमें से एक व्यक्ति ब्लड मून पर कार्यकारी नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति था, जो वर्तमान में मार्शल एलायंस का नेता है। अब उसने एक लंबा काला चोगा पहन रखा था और उसके पैर विशाल सरणी पर बने रक्त चिन्हों पर पड़ रहे थे। उसकी बाहों के बीचों बीच स्थित तारे के आकार का निशान बार बार चमक रहा था। वह सरणी को नियंत्रित कर रहा था और काले कवच वाले व्यक्ति की अंतिम चेतना को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। वह हजारों वर्षों से यही करता आ रहा था। उस समय जब एजोर यांग लॉर्ड ने 7 दानव शिष्यों को सील करने के लिए 7 मोहरें स्थापित की, तो उनका लक्ष्य समय के अनंत प्रवाह का उपयोग करके धीरे धीरे 7 दानव शिष्यों की चेतना को नष्ट करना था। हालांकि 7 दानव शिष्य अत्यंत शक्तिशाली थे। उनकी चेतना को पूरी तरह से लुप्त होने में शायद करोड़ों वर्षों का अतिरिक्त समय लग सकता था, लेकिन मार्शल एलायंस के नेता अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए वह पूरी तरह से एकाग्रचित था। हालांकि उसके बगल में अन्य पुनर्जन्म लेने वाले काले कवच वाले दानव देवता का सामना घबराहट और अनिश्चितता भरे भावों के साथ कर रहे थे। वे डरते थे। हालांकि दानव शिष्य को सील कर दिया गया था, फिर भी उसका सामना करने मात्र से ही उनके दिलों में भय उत्पन्न हो गया था। तुम घबरा क्यों रहे हो? गठबंधन के नेता ने कठोर स्वर में गरजते हुए कहा। काले कवच वाले दानव देवता चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उन्हें करोड़ों वर्षों से सील किया जा चुका है। इसके अलावा ये सील ज्ञान की ज्ञान द्वारा बनाई गई है। ये सील आध्यात्मिक आत्माओं और चेतना को क्षीण कर सकती है। किसी तियान युवान विश्व योद्धा को कुछ वर्षों के लिए सील करना ही उसे चलते फिरते ज़ोंबी में बदलने के लिए पर्याप्त होगा। काले कवच वाले दानव देवता की आध्यात्मिक आत्मा प्राचीन है, जिससे वह मोहर के कारण होने वाले क्षरण को सहन कर सकता है, लेकिन यह अत्यंत कृत्रिम है। लंबे समय के दौरान उसकी आध्यात्मिक आत्मा की शक्ति लगातार कमजोर होती जा रही है। हो सकता है कि उसकी आभा शक्तिशाली हो, लेकिन उसके पास मौजूद चेतना की मात्रा को लगभग नगण्य माना जा सकता है। गठबंधन का नेता अपने प्रत्येक अवतार में काले कवच वाले दानव देवता की चेतना की बारीकी से जांच करता था। 10,000 वर्षों में उनकी चेतना थोड़ी थोड़ी कमजोर होती जा रही थी, और करोड़ों साल पहले हुए उस विश्वस्तंभित युद्ध में काले कवच वाले दानव देवता को नीले यांग स्वामी ने सीधे दिल में छुरा घोंपा था। इस तलवार ने काले कवच वाले दानव देवता को अत्यंत गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इतना समय बीत जाने के बावजूद काले कवच वाले दानव देवता की छाती पर तलवार का घाव अभी भी मौजूद था। यहाँ तक कि उनके सीने के कवच पर भी तलवार का निशान था। गठबंधन के नेता द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद पुनर्जन्म लेने वालों ने जबरदस्ती अपने आप को शांत किया और सरणी को बनाए रखने के लिए अपनी शक्ति का योगदान देना जारी रखा। चमकीली लाल रंग की वह आकृति एक विशाल चक्की की तरह थी, जो काले कवच वाले दानव देवता की चेतना को थोड़ा थोड़ा करके पीस रही थी। हालांकि ये बहुत धीमी गति से चल रहा था। यदि किसी आदिम, निर्जन, गहरे सुप्तावस्था में पड़े जानवर के हृदय में छुरा घोंप दिया जाए तो वह तुरंत मर सकता है, परंतु यदि उसे ऐसा घाव दिया जाए जिससे वह धीरे धीरे खून बहने से मर जाए, तो भी वह अंततः कमजोर अवस्था में जाग सकता है। पवित्र राजदूत महोदय, जुलॉन की आत्मा मकबरे की यात्रा को काफी समय हो गया है। हमारी योजना के अनुसार उन्हें कल आत्मा मकबरे में सभी इन प्रेतों को जागृत कर देना चाहिए था। उन्हें आज टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से अगम्य सागर में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अब तक उनसे कोई खबर नहीं मिली है। इन पुनर्जन्म लेने वालों में आत्मविश्वास की कमी थी, जिसका मुख्य कारण जुलॉन का गायब हो जाना था। पुनर्जन्म लेने वालों की पूछताछ सुनकर गठबंधन के नेता का चेहरा उदास हो गया। चूंकि वे दोनों ही पहली पीढ़ी के ब्लड मून थे, इसलिए गठबंधन के नेता और जुलॉन के बीच एक रहस्यमय मानसिक संबंध था, और अब वह मानसिक संबंध कमजोर होता जा रहा था। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की केवल 2 ही संभावनाएं थीं। पहला कारण यह होगा कि जुलॉन अपने वर्तमान शरीर को त्याग कर अपने अगले पुनर्जन्म की शुरुआत करेगा। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जुलॉन की हत्या कर दी गई हो। मौजूदा हालात को देखते हुए गठबंधन के नेता को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि जुलॉन इतने नाजुक समय में पुनर्जन्म लेगा। इसके अलावा पुनर्जन्म लेना इतना आसान भी नहीं था। इसके लिए बहुत तैयारी और जुलॉन के पर्याप्त उच्च साधना स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता थी। तब तो एकमात्र संभावना दूसरी ही थी। जुलॉन मारा जा चुका था। इस संभावना के बारे में सोचते ही गठबंधन के नेता के दिल में एक अजीब सी पीड़ा महसूस हुई। मारा गया। ब्लड मून की पहली पीढ़ी के सदस्य के रूप में जुलॉन ब्लड मून संगठन की रीढ़ की हड्डी था। गठबंधन के नेता का भी जुलॉन के साथ भाई जैसा स्नेह था। अब जुलॉन मारा जा चुका था। सोल 2 में मौजूद तमाम सुरक्षा प्रणालियों के बावजूद जुलॉन को कौन मार सकता था? गठबंधन का नेता इसे समझ नहीं पाया। वह जुलॉन की ताकत को भली भांति जानता था। हालांकि निर्जन जाति की जियांग शियाओरू का वंश अद्वितीय था, लेकिन उसकी मुख्य शक्ति निर्जन जानवरों को वश में करने में थी, इसलिए वह जुलॉन का मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ थी। जुलॉन को किसी और ने ही मारा होगा। वो कौन हो सकता है? गठबंधन का नेता व्याकुल था। जुलॉन की मृत्यु और यिन प्रेत सेना के प्रकट न होने के कारण उसकी सारी योजनाएं खतरे में पड़ गई थीं। उस घेरे में अस्थायी रूप से कैद किया गया काले कवच वाला दानव देवता निश्चित रूप से पुनर्जीवित हो जाएगा। इसे रोकना असंभव था। गठबंधन के नेता की योजना थी कि वह नीले यांग स्वामी द्वारा स्थापित तंत्र और करोड़ों वर्षों के इतिहास के साथ साथ यिन प्रेत सेना की आत्मा भक्षण करने की क्षमताओं का उपयोग करके काले कवच वाले दानव देवता की चेतना को नष्ट कर दे। इसके बाद गठबंधन का नेता अन्य पुनर्जन्मकर्ताओं और जुलॉन की निगरानी में अपना अंतिम पुनर्जन्म लेगा। अपने मूल शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म लेने से वह काले कवच वाले दानव देवता के शरीर पर अधिकार कर लेगा। पुनर्जन्म लेने वालों के लिए सबसे शक्तिशाली चीज उनकी आत्मा थी। अनेक पुनर्जन्मों के बाद उनकी आत्मा की क्षमता समाप्त हो चुकी थी।
जहाँ तक उनके शरीर की बात है, उन्हें हर बार एक नया शरीर प्राप्त होता था। प्रत्येक पुनर्जन्म के बाद उन्हें अपना पुराना शरीर छोड़ना ही नियत था, इसलिए वे अपने शरीर को मजबूत बनाने में अधिक प्रयास नहीं करते थे, ताकि प्रत्येक जन्म में शरीर छोड़ना उनके लिए कोई हृदय विदारक घटना न हो। और गठबंधन के नेता को जो नया शरीर प्राप्त होगा, वह काले कवच वाले दानव देवता का होगा। शक्तिशाली जीवन शक्ति से युक्त शरीर न केवल उनके बार बार पुनर्जन्म लेने के कारण कम हो चुके जीवनकाल को बढ़ाएगा, बल्कि उनकी शक्ति में भी अभूतपूर्व वृद्धि करेगा। वह पुनर्जन्म किसी प्रेतवाधित आत्मा के प्रवेश के समान होगा। हालांकि यह एक विशेष प्रकार का प्रेतवाधित शरीर प्रवेश होगा जिसमें स्वर्गीय दाव पुनर्जन्म महान तकनीक का उपयोग शामिल होगा। पर अब जुलॉन की मौत हो गई। पल भर में ही गठबंधन के नेता पर जबरदस्त दबाव छा गया। उसने पहला कदम उठा लिया था और अब पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक बार जब काले कवच वाला दानव देवता थोड़ी सी चेतना के साथ जाग उठेगा, तो वह जान जाएगा कि गठबंधन के नेता ने करोड़ों वर्षों में क्या किया है, और उसका अंजाम स्पष्ट होगा। वह छिप नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरह उसका ब्लड मून बनाने वाले काले कवचधारी दानव देवता जुलोंग के साथ मानसिक संबंध था, उसी तरह उसका गठबंधन के नेता के साथ भी मानसिक संबंध था। मानसिक संपर्क के जरिए वह उसे ढूंढ पाएगा और नतीजा मौत ही होगा। अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि इन प्रेतों की सहायता के बिना वह अपने पास मौजूद तंत्र का उपयोग करके काले कवच वाले दानव देवता की अंतिम चेतना को कैसे मिटा सकता था। अध्याय 664 लालच। इस समय सुदूर उत्तर की भूमि में आत्मा की समाधि के बाहर आसमान में धुंधला सूरज चमक रहा था। स्वर्गिक रक्त संघ के वे सभी सदस्य जो मृत्यु से बच गए थे, आत्मा की कब्र से बच निकलने पर खुशी मना रहे थे। येसुओ स्वर्गिक रक्त संघ द्वारा वध के लिए पाले गए थे। तथाकथित ब्लैकस्टोन परीक्षण वास्तव में उन्हें वध के लिए कत्लखाने भेजने का एक तरीका मात्र था। उनकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन यीयुन की कृपा से वे बच गए। देखते ही देखते यीयुन सभी स्वर्गीय रक्त संघ के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने लगा। इतना ही नहीं, उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसकी अभूतपूर्व उन्नति को रोकना असंभव था। भविष्य में उसका बुलंदियों को छूना तय था और वह एक ऐसा व्यक्तित्व बन सकता था जो अतुलनीय महारानी को भी टक्कर दे सके। यीयुन के भविष्य के बारे में सोचते ही कई लोगों के मन में कुछ विचार आए। हालांकि इस समय यीयुन से दोस्ती करने से भविष्य में उससे मदद मिलने की संभावना कम थी, लेकिन कम से कम इससे उसके साथ किसी भी प्रकार की दुश्मनी या द्वेष को रोका जा सकेगा। युवा स्वामी यी, आपकी सहायता के लिए आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। मैं सन ली इसे हमेशा याद रखूंगी। युवा स्वामी यी, मेरा नाम नानजियान पिंग है। मैं नानजियान परिवार से हूँ और नानजियान परिवार का उत्तराधिकारी हूँ। हालांकि मुझमें शारीरिक शक्ति की कमी है, लेकिन दक्षिण में कुछ लोगों का कहना है कि मेरा प्रभाव अभी भी बना हुआ है। भविष्य में यदि युवा स्वामी जी को किसी छोटे मोटे काम के लिए किसी की आवश्यकता हो, तो आप निसंकोच इस व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं। जब उनमें से कई लोग शारीरिक रूप से थोड़ा ठीक हो गए और उनकी आत्मा के सागर का दर्द कम हो गया, तो उन्होंने यीयुन के प्रति अपनी सद्भावनापूर्ण भावनाएं व्यक्त करना शुरू कर दिया। यीयुन ने इन लोगों पर गौर किया। वह समझ गया कि उनमें से कुछ सचमुच आभारी थे। उपस्थित अधिकांश अभिजात वर्ग स्वभाव से दुष्ट नहीं थे। उनमें स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या और स्वार्थ की भावनाएं थीं, लेकिन यही तो मानवीय स्वभाव है। अतीत में यीयुन के प्रति शत्रुता मुख्य रूप से मार्शल एलायंस द्वारा फैलाए गए दुष्प्रचार के कारण थी। हालांकि कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे भी थे जिन्होंने यीयुन को दिखावटी तौर पर धन्यवाद दिया, लेकिन यीयुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, आप सभी जितनी जल्दी हो सके अपने अपने गुटों में लौट जाएं। अलग अलग काम करें और सबसे तेज गति प्राप्त करने के लिए टेलीपोर्टेशन सिस्टम का उपयोग करें। जो लोग वेश बदलना जानते हैं वे ऐसा करें। कम से कम लोगों वाले रास्ते चुनें और किसी को भी आपको ढूंढने न दें। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि ब्लड मून आपको चुप कराने के लिए आपका पीछा नहीं करेगा, इसलिए सावधानी बरतना ही बेहतर है। अभी अपने गुटों से संपर्क करके उन्हें हुई घटना के बारे में बताना बुद्धिमानी होगी, ताकि वे आपको लेने के लिए लोगों को भेज सकें। यीयुन के शब्दों ने उन प्रतिभाशाली लोगों के समूह को याद दिला दिया। हाँ, पहले उन्हें कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि आत्मा की कब्र से कोई भी जानकारी बाहर भेजने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन अब ब्लड मून को शायद ये खबर मिल गई थी और वह उन्हें चुप कराना चाहती थी। आत्मा मकबरे से बाहर निकलते ही उनके लिए अपने गुटों से संपर्क करना मुश्किल नहीं था। स्वर्गीय रक्त संघ के कई सदस्य अपने अपने गुटों के कुलीन थे। किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से बचने के लिए उनके पास अपने अपने गुटों से संपर्क करने के विशेष साधन थे। इस समय उन्होंने अपने बहुमूल्य वाणी संचारण ताबीज या जैद स्लिप निकाले, ताकि लाखों मील की दूरी पर भी अपने गुटों से संपर्क कर सकें। युवा स्वामी जी, आप मानव गद्दार तो नहीं है ना? और ब्लड मून क्या साजिश रच रही है? हेवनली ब्लड यूनियन के एक सदस्य ने अपनी आवाज़ प्रसारित करने के लिए यीयुन से संपर्क किया। वही उनके जवाब के अनुसार आवाज़ संचारण के लिए इस्तेमाल होने वाली जैद स्लिप का उपयोग करके अपनी इच्छित संदेश सामग्री तैयार करना चाहता था। यीयुन ने अपने बगल में बैठी जियांग शियाओरू की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, बहन शियाओरू, तुम क्यों नहीं करती? अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीदें और देखें। अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीदें और देखें। अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। निर्जन जाति की नई निर्जन रानी के रूप में जियांग शियाओरू के लिए स्थिति को स्पष्ट करना सबसे उपयुक्त था। पहले जियांग शियाओरू ने ब्लड मून की साजिश का एक शब्द भी नहीं कहा था, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं था। कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अब सब कुछ अलग था। ठीक है, जियांग शियाओरू ने सिर हिलाया। जीवन और मृत्यु के बीच झूलती हुई वह अब उतनी दृढ़ और अकेली नहीं दिखती थी। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक युवा युवती की मासूमियत और लाली थी। यीयुन की वापसी और उसके द्वारा वीरान जाति के स्काई फॉक्स को सुरक्षित वापस लाने के कारण वह अत्यंत प्रसन्न थी। तो मैं सबको सब कुछ समझा देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जियांग शियाओरू के शब्द संक्षिप्त और सरल थे। जल्द ही उसने सारी घटना का ब्यौरा दे दिया। जब उसने बताया कि कैसे ब्लड मून ने करोड़ों साल पहले ऐतिहासिक अभिलेखों की बड़ी मात्रा को नष्ट कर दिया था, जिससे उस समय जो कुछ हुआ था और साथ ही विरासत की बड़ी मात्रा को छिपा दिया गया था, तो उपस्थित हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्य तुरंत अविश्वास से स्तब्ध रह गए। हालांकि अब वे जानते थे कि ब्लड मून बुराई का प्रतीक है, फिर भी उन्हें लाखों साल पहले घटी ऐतिहासिक घटनाओं पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था।
उन्हें ये स्वीकार करना कठिन लग रहा था कि दो जातियों को अलग करने वाली शत्रुता का कारण ऐसा था जिसने उनकी सभी पूर्वधारणाओं को उलट दिया था। क्या ये सच है? विश्वास करना आपकी मर्जी है। मैंने अपनी बात पूरी कर ली है, अब आप जा सकते हैं। अपने अपने गुटों में लौटें और अपने बड़ों और पर्दों को समझाने की कोशिश करें। तियान युआन जगत की सेनाओं को एकजुट करके ब्लड मून को हराना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा शायद आपको ये पता न हो कि ब्लड मून द्वारा हेवनली दाओ यूनियन में स्थापित खजाना उसकी विरासत का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। करोड़ों साल पहले उस भीषण युद्ध में तियान युआन विश्व की मार्शल सभ्यता लगभग नष्ट हो गई थी। उस समय ब्लड मून आज की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। युद्ध के दौरान ब्लड मून के कुछ कुलीन सदस्य मारे गए थे। हालांकि उनके अभिजात वर्ग भले ही मर चुके हों, लेकिन उनकी संचित संपत्ति अभी भी बरकरार है। विरासत, गोलियां, अवशेष आदि। करोड़ों साल पहले विनाश का युग था। कई बड़े गुट पराजित हुए और इन पराजित गुटों की संचित संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा ब्लड मून के हाथ लग गया। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको क्या लगता है कि ब्लड मून के पास आपको पुरस्कार के रूप में देने के लिए या तियान युआन जगत के विभिन्न गुटों को उपहार के रूप में देने के लिए इतनी संपत्ति कैसे है ताकि वह उन्हें खरीद सके? जियांग शियाओरू के शब्द बेहद विचारोत्तेजक और लुभावने थे। इस तरह से कहने पर कई लोगों की आंखें चमक उठीं। जी हाँ, मार्शल एलायंस की नींव अविश्वसनीय रूप से गहरी थी। हालांकि मार्शल एलायंस हमेशा से एक बड़ा गुट था, लेकिन लोग इसे ली फायर सेक्ट, शेंतु परिवार कबीले या लिन परिवार जैसे गुटों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं मानते थे। यह मात्र 7 साल पहले की बात है जब मार्शल एलायंस अचानक अस्तित्व में आया और उसने लोगों को अपनी अपार शक्ति का एहसास कराया। और अगर कोई ध्यान से सोचे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी अधिकांश शक्ति उनके धन का परिणाम थी, जबकि शेष कारण मार्शल एलायंस के एक या दो मुख्य विशेषज्ञों तक ही सीमित था। मार्शल एलायंस की महान विरासत के कारण ही लोगों को यह महसूस होता था कि वे शक्तिशाली हैं। और जब उन्होंने मार्शल एलायंस की ताकत का विश्लेषण किया तो मार्शल एलायंस के नेता और उनके खास लोगों के अलावा मार्शल एलायंस के उच्च पदों पर बैठे अन्य सदस्य अपने गुट के वरिष्ठ नेताओं की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं थे। तो फिर इतनी कम शक्ति वाला ऐसा गुट इतनी संपत्ति और प्राचीन विरासत कैसे प्राप्त कर सकता था? विशेषकर स्वर्गीय दाव पुनर्जन्म, महान तकनीक और दीर्घायु बढ़ाने वाली गोलियों जैसी चीजों के साथ इसने तियान युआन दुनिया की वर्तमान मार्शल सभ्यता को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। शायद केवल जियांग शियाओरू की वह व्याख्या ही समझ में आई जिसमें उन्होंने मार्शल एलायंस द्वारा प्राचीन काल से सब कुछ लूट लेने की बात कही थी। वह अपार धन संपत्ति और प्राचीन विरासत थी। अगर वे इसे हासिल कर लेते, इस बात के बारे में सोचते ही वे बेहद उत्साहित हो गए। यदि उन्हें लाखों वर्षों में संचित प्राचीन युद्ध संबंधी विरासत और धन से भरे विशाल खजाने से स्वतंत्र रूप से चुनने की अनुमति होती तो वह किस प्रकार का दृश्य होता? 20 वर्ष के एक युवक ने तुरंत जोश से चिल्लाते हुए कहा, परी जियांग सही कह रही हैं। ब्लड मून की दौलत तियान युआन जगत को लूटकर हासिल की गई अवैध संपत्ति के सिवा कुछ नहीं है। हमें ब्लड मून का सफाया करना चाहिए और उसकी दौलत वापस लेनी चाहिए। उस सारी दौलत का उचित उपयोग करके तियान युआन जगत की युद्ध कला को अगले स्तर तक ले जाना चाहिए। बिल्कुल सही, ये सोचना गलत है कि ब्लड मून ने मार्शल एलायंस को नियंत्रित करके हमें मूर्ख बनाया। इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। इसने जो खजाने लूटे हैं उन्हें सबको लौटा देना चाहिए। जब ऐसा होगा तो तियान युआन जगत एक नए स्वर्णिम युद्ध युग का स्वागत करेगा। हेवनली ब्लड यूनियन के कई सदस्यों ने भी इस बात का समर्थन किया। उनकी आवाज़ों में धार्मिकता का भाव भी झलक रहा था। हालांकि ये यून अच्छी तरह जानती थी कि यह उनके दिलों में छिपा लालच था। मार्शल एलायंस मूल रूप से एक रूढ़िवादी संगठन था। इसकी शक्ति और रहस्यमयता के कारण कोई भी इसके विरुद्ध विचार करने का साहस नहीं करता था। यदि किसी के मन में ऐसे विचार आते भी तो तियान युआन जगत के शेष भाग को उनके साथ सहयोग करने के लिए राजी करना बहुत कठिन था। हालांकि अब हालात अलग थे, क्योंकि गिरती हुई दीवार को धकेलना फायदेमंद साबित हो सकता था। हेवनली ब्लड यूनियन के मौजूदा सदस्य जियांग शियाओरू के शब्दों की सत्यता का पता नहीं लगा सकते थे, लेकिन ये पहले ही स्थापित हो चुका था कि ब्लड मून दुष्ट थी। बुराई का उन्मूलन करना स्वाभाविक था। इसके अलावा बुराई के गुट के पास अपार धन दौलत थी। हालांकि इसका जिक्र सभी को धन वापस लौटाने के रूप में किया गया था, लेकिन भला कौन नहीं चाहेगा कि सारा धन उसी के पास रहे? जियांग शियाओरू उनके दिलों में मौजूद लालच का इस्तेमाल करके उनका ध्यान अपनी बातों पर उठ रहे संदेह से हटाकर ब्लड मून के प्रति नफरत की ओर मोड़ रही थी। यह आंदोलन स्पष्ट रूप से बहुत प्रभावी रहा। कहावत है कि किसी व्यक्ति का धन ही उसकी बर्बादी का कारण बनता है, क्योंकि इससे दूसरों में लालच पैदा होता है। इसके अलावा ब्लड मून स्वयं भी इसके लिए जिम्मेदार था। हम मामले को टाल नहीं सकते। चलो चलते हैं। हमें अलग अलग कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ें, सूचना का आदान प्रदान करते रहें ताकि सभी संबंधित गुट पूरी ताकत के साथ सामने आ सकें। वे ब्लड मून पर हमला कर सकते हैं और साथ ही हमारा सामना भी कर सकते हैं। मेरा परिवार स्वर्ग मार्शल सिटी के बगल में स्थित है। बेहतर होगा कि मैं अपने परिवार के कुलीन सैनिकों को स्वर्ग मार्शल सिटी पर हमला करने के लिए सक्रिय कर दूं, ताकि ब्लड मून को हम पर हमला करने का समय न मिले। इन अभिजात वर्ग के लोगों ने बोलते हुए ही यून और जियांग शियाओरू को विदाई दी और सभी दिशाओं में उड़ गए। उड़ते समय उन्होंने अपने वाणी संचारण ताबीज या ज़ेड स्लिप को तोड़ दिया। इंद्रधनुषी रंग की प्रकाश किरणें निकलीं, जो भीतर तरह तरह की जानकारी प्रसारित कर रही थीं। अध्याय 665 मार्शल गठबंधन की घेराबंदी। पिछले दशक में विभिन्न बड़े गुटों ने अवचेतन रूप से मार्शल एलायंस को तियान युआन जगत का अग्रणी गुट मान लिया था। आखिरकार मार्शल एलायंस के पास वे वस्तुएं थीं जिनकी उन्हें लालसा थी। चाहे वह दीर्घायु बढ़ाने वाली गोलियां हो या उनकी प्राचीन विरासत, उन्होंने उन गुटों को, जो स्वयं को प्राचीन सत्ताएं मानते थे, ईर्ष्या से लाल कर दिया था। ऐसी परिस्थितियों में मार्शल एलायंस के अधिकार पर संदेह करने की कोई बात नहीं थी। लोगों ने मार्शल एलायंस द्वारा अपनी शक्ति में वृद्धि के लिए दिए गए कारण को भी स्वीकार कर लिया। उनका मानना था कि मार्शल एलायंस तियान युआन जगत को आने वाली विपत्ति से उबारने में मदद करेगा, साथ ही तियान युआन जगत की मार्शल सभ्यता को प्राचीन काल के गौरवशाली दिनों में वापस ले जाएगा। और आज कई गुट अभी भी इस बात पर विचार कर रहे थे कि 1 महीने बाद मार्शल एलायंस द्वारा आयोजित तियान युआन विश्व मार्शल चाय सत्र के दौरान वे मार्शल एलायंस को क्या उपहार भेजें। हालांकि अचानक उन्हें अपने अपने कनिष्ठों से आवाज संचारित ज़ेड पर्चियां प्राप्त हुईं।
लंबी दूरी तक आवाज पहुंचाने वाली ये सुइयां बनाने में बेहद महंगी पड़ती थी, इसलिए आपातकाल को छोड़कर इनका इस्तेमाल लापरवाही से नहीं किया जाता था। विभिन्न बड़े गुटों ने सुइयां में लिखी बातों को बहुत गंभीरता से लिया, इसलिए जब उन्होंने इसे सुना तो वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। जेड पर्चियों में मार्शल एलायंस के बारे में दिए गए विवरणों ने उन्हें बहुत चिंतित कर दिया। कई हेवनली ब्लड यूनियन सदस्यों ने तो सीधे तौर पर सुझाव दिया कि उनके पारिवारिक कुलों को मार्शल एलायंस पर हमला करने के लिए आसपास के गुटों के साथ गठबंधन करना चाहिए। उनका मानना था कि जब तक तियान युआन जगत के गुट एकजुट रहेंगे, मार्शल एलायंस का मुकाबला करना असंभव होगा। बेशक मार्शल एलायंस पर हमला बिजली की गति से किया जाना था, अन्यथा अन्य गुट पहले मार्शल एलायंस पर हमला कर सकते थे, जिससे उन्हें मार्शल एलायंस में छिपे खजाने प्राप्त करने से रोका जा सकता था। मार्शल एलायंस को घेर लें। क्या मार्शल एलायंस के सभी संसाधनों और धन को लूट लिया जाए? जेड स्लिप की जानकारी इतनी चौंकाने वाली थी कि भले ही यह खबर उनके अपने कनिष्ठों द्वारा प्रसारित की गई थी, इन बड़े गुटों के उच्च स्तर के कई सदस्य इसमें निहित सामग्री को तुरंत स्वीकार नहीं कर सके। कई गुटों ने पहले स्थिति पर नजर रखने का विकल्प चुना। उन्होंने गुप्त रूप से उन गुटों से संपर्क किया जिनके साथ उनके अच्छे संबंध थे, और छानबीन के बाद उन्हें एक तथ्य का पता चला। हेवनली ब्लड यूनियन के सभी सदस्यों ने अपने अपने गुटों को एक ही जानकारी भेजी थी। वास्तव में ब्लड मून ने उनके खिलाफ साजिश रची थी। चूंकि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला था, इसलिए आपस में मित्रवत कई बड़े गुट सक्रिय हो गए। वे सब एकत्रित होकर आने वाले संकट पर चर्चा करने लगे। इतिहास में ऐसे महाशक्तियां रही हैं जिन्होंने दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन विभिन्न कारणों से वे अपने चरम पर पहुंचने के दौरान गिर गईं, जिससे वे रातों रात बिखर गईं। और इतिहास में उभरे और नष्ट हुए बड़े गुटों की तुलना में मार्शल एलायंस उतना अधिक शक्तिशाली प्रतीत नहीं होता था। 2 दिन बाद उत्तर में स्थित गुटों को उनके स्वर्गीय दाव संघ के शिष्य मिल गए थे। ये लोग भेस बदलकर और टेलीपोर्टेशन सिस्टम का उपयोग करके दिन रात बिना रुके वापस लौट आए थे। जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसका वर्णन किया तो दी गई जानकारी जेड पर्चियों में लिखी जानकारी से भी अधिक स्पष्ट हो गई। 100 से अधिक स्वर्गीय रक्त संघ के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से इसकी पुष्टि किए जाने के बाद ये निश्चित रूप से नकली नहीं हो सकता था। हालांकि तियान युआन जगत के बड़े गुटों ने निर्जन जाति द्वारा दिए गए विवरणों पर आसानी से विश्वास करने से इनकार कर दिया। हम और वे के बीच विभाजन का विचार उनके दिलों में इस कदर गहराई से बैठा हुआ था कि इसका समाधान असंभव था। वे अस्थायी रूप से उजाड़ जाति को नजरअंदाज कर सकते थे। इसके अलावा उन्हें उनके साथ सहयोग करने पर विचार करने की भी आवश्यकता नहीं थी। तियान युआन विश्व के कई गुट मार्शल एलायंस को अपने अधीन करने की योजना बना रहे थे। एक बार जब इतनी प्राचीन सत्ता नष्ट हो गई तो यह अज्ञात था कि वे अपने पीछे कितने खजाने छोड़ गए होंगे, इसलिए उनके खिलाफ विद्रोह करना ही काफी था। विभिन्न गुटों ने गुप्त रूप से गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे अधिक से अधिक गठबंधन स्थापित होते गए, कई गुटों ने युद्ध को अपने पक्ष में समाप्त करने के लिए अपने अपने गुटों की सबसे शक्तिशाली युद्ध शक्ति को युद्ध में भेज दिया। हार का कोई विकल्प नहीं था। हालांकि मार्शल एलायंस एक मामूली रूप से बड़ा संगठन था, लेकिन उस पर हमला करने से लोगों को सत्ता हथियाने के लिए विद्रोह करने का एहसास हुआ। अंत में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अब और संयम नहीं रख सके। एक शाम पश्चिम के विशाल आकाश में स्थित ग्रेट स्वॉर्ड पर्वत पर 1000 से अधिक योद्धाओं ने एक शक्तिशाली गठन में आक्रमण किया। ये योद्धा क्षितिज पर छोटे काले बिंदुओं की तरह दिख रहे थे, लेकिन इनकी आकृति खतरनाक गति से बढ़ती गई। 1 मिनट से भी कम समय में वे ग्रेट स्वॉर्ड पर्वत के सामने पहुंच चुके थे। ये लोग अलग अलग तरह की वर्दी पहने हुए थे, जिससे साफ पता चलता था कि वे अलग अलग गुटों से आए थे। योद्धाओं के पहले दल के पहुंचने के बाद ग्रेट स्वॉर्ड पर्वत के उत्तर से 1000 से अधिक योद्धाओं का एक और दल आया। यहाँ आते समय उन्होंने युद्ध संरचनाएं बनाई थीं। ये युद्ध संरचनाएं उनके गुट की मूलभूत क्षमताएं थीं। युद्ध संरचना तैयार करने के लिए जिम्मेदार शिष्यों ने वर्षों का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और इसलिए उनमें उत्कृष्ट टीम वर्क भी था। इसके बाद विभिन्न गुटों के योद्धा एक के बाद एक दूसरी दिशाओं से दौड़ पड़े। जल्द ही ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन चारों ओर से घिर गया। दरअसल मार्शल एलायंस के खिलाफ युद्ध की योजना कई दिनों से बनाई जा रही थी। कई गुट स्थिति पर नजर रख रहे थे, इसलिए जब पहले गुट ने कदम उठाया तो समय पर पहुंचने वाले अन्य सभी गुटों ने भी अपने अपने कदम उठा लिए। इसलिए कुछ हजार लोग जल्दी ही मार्शल एलायंस के ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन के आसपास जमा हो गए। आकाश से दिव्य आभाओं की किरणें नीचे गिरती हुई दिखाई दी, जिससे क्षितिज पर एक भयावह आभा फैल गई। इन लोगों में विभिन्न बड़े गुटों के कई पुराने संघी लोग शामिल थे, जो लंबे समय से एकांतवास में थे। इन बूढ़े विलक्षण व्यक्तियों ने अपने पारिवारिक कुलों में सत्ता त्याग दी थी और जीवन बढ़ाने के उद्देश्य से एकांत साधना शुरू कर दी थी। वे तभी सक्रिय होते थे जब उनके पारिवारिक कुल पर कोई खतरा मंडराता था या कोई महत्वपूर्ण घटना घटित होती थी। और अब उनमें से कई लोगों के इस कदम का कारण केवल उनके पारिवारिक वंश का भविष्य ही नहीं था, बल्कि दीर्घायु बढ़ाने वाली गोलियों का अत्यधिक आकर्षक प्रभाव भी था। यही उनके एकांतवास को छोड़ने के लिए पर्याप्त कारण था। इस स्तर के 10 से अधिक ऐसे पुराने विकृत व्यक्ति प्रकट हो चुके थे। स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यू आकाश और धरती में प्रवाहित हुई। ये कुलपति या महान बुजुर्ग जो लंबे समय तक एकांतवास में रहे थे, सभी के चेहरे पर गंभीर भाव थे, मानो वे किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रहे हों। उन्हें पता नहीं था कि गठबंधन का नेता कितना शक्तिशाली था। उजाड़ जाति के अनुसार उसका जन्म करोड़ों साल पहले हुआ था और अब तक पुनर्जन्म लेकर लौटना एक भयानक घटना थी। ऐसे व्यक्ति को नष्ट करना बहुत कठिन होगा। लापरवाही बरतने पर उनकी जान भी जा सकती है। प्रिय मार्शल आर्ट के साथियों, क्या आप यहाँ मेरे मार्शल एलायंस को नष्ट करने के लिए एकत्रित हुए हैं? भूरे रंग के वस्त्र पहने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। जब विभिन्न बड़े गुट मार्शल एलायंस को घेरने की तैयारी कर रहे थे, तब तक मार्शल एलायंस को उनकी गतिविधियों का पता चल चुका था। हालांकि इसकी जानकारी होने के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। मार्शल एलायंस के आसपास के इलाके पर नजर रखी जा रही थी, इसलिए अगर मार्शल एलायंस ने ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन को छोड़कर भागने का फैसला किया होता तो ये तियान युआन जगत के बड़े गुटों को यह बताने के बराबर होता कि वे डरे हुए हैं। परिणाम और भी भयावह हो सकते थे। भागने की कोशिश के दौरान उन पर हमला हो सकता था। मार्शल एलायंस के अधिकांश सदस्य केवल मार्शल एलायंस के अधीनस्थ थे। उन्हें ब्लड मून के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्हें इससे अनजान रखा गया था। हालांकि काफी संख्या में ऐसे लोग भी थे जो वास्तव में ब्लड मून के सदस्य थे। ये लोग मार्शल एलायंस की ताकत का केंद्र थे।
अध्याय 666 मार्शल गठबंधन का विनाश। ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन की रक्षा के लिए पीछे छोड़े गए ब्लड मून के सदस्यों ने विभिन्न बड़े गुटों के हमले शुरू होते ही गठबंधन के नेता को सूचित किया और उनसे सलाह मांगी। हालांकि गठबंधन के नेता स्थिति का संचालन करने के लिए वापस नहीं लौटे। उनके पास करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य थे, इसलिए उन्होंने केवल ब्लड मून पोलित ब्यूरो को सूचित किया कि वे एकांत में मृत्यु प्रशिक्षण ले रहे हैं और एक बार जब उन्हें कोई सफलता मिल जाएगी तो वे अकेले ही तियानयुआन जगत का सफाया कर सकते हैं। ब्लड मून के अन्य सदस्यों की बात करें तो गठबंधन के नेता ने उन्हें ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन की रक्षा करने का आदेश दिया था और यदि संभव हो तो उन्हें उसके लौटने तक बचाव करना था। ब्लड मून के सदस्यों में से कुछ यिन प्रेत थे जिन्हें गठबंधन के नेता ने स्वयं प्रशिक्षित किया था। इन यिन प्रेतों और गठबंधन के नेता के बीच एक मानसिक संबंध था, इसलिए वे उनके आदेशों का पालन करते थे। बाकी लोगों में साहस की कमी थी। बचाव, वे बचाव के लिए क्या इस्तेमाल करते? धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति के प्रश्न के उत्तर में बादलों से एक बुजुर्ग ने व्यंग्यपूर्वक कहा, मार्शल एलायंस को नष्ट करना। हे, अब भी तुम खुद को मार्शल एलायंस कहने की हिम्मत करते हो। मार्शल एलायंस नामक संगठन को लंबे समय से गुप्त रूप से तुम ब्लड मून नियंत्रित कर रहे हो। तुमने लाखों वर्ष पूर्व हुए महान युद्ध के तथ्यों को छिपाया है, सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और तियानयुआन जगत से संबंधित मार्शल विरासत को निजी तौर पर जमा कर रखा है। इतना ही नहीं, तुमने कुछ दिन पहले तियानयुआन जगत के सभी अभिजात वर्ग की बलि देने का भी प्रयास किया, सब कुछ अपनी कुटिल योजनाओं के लिए। क्या तुम में खुद को मार्शल एलायंस कहने की शर्म है? ऐसे दुष्ट संगठन को नष्ट करने के लिए यही काफी कारण है। बुजुर्ग की आवाज बुलंद और स्पष्ट थी, मानो आकाश से गरजती हुई बिजली की तरह गूंज रही हो। ये सुनकर मार्शल एलायंस के कई सदस्य क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उनमें से कई लोग मार्शल एलायंस और ब्लड मून के बीच के संबंध के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्हें बड़े बुजुर्ग की बातों पर शक तो हुआ, लेकिन वे अभी भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। विरोधी पक्ष की बात करें तो बड़े गुटों के कई लोग लड़ने के जज्बे से भरे हुए थे। हालांकि यह एक लड़ाई थी, लेकिन उन सभी के अपने अपने स्वार्थी कारण थे। इसे लूटपाट की लड़ाई कहा जा सकता है, लेकिन तर्क उनके पक्ष में था, इसलिए वे बेफिक्र होकर लूटपाट कर सकते थे। हमला करो और पहाड़ के प्रवेश द्वार को तोड़कर अंदर घुस जाओ, बुजुर्ग ने दहाड़ते हुए कहा। यद्यपि मार्शल एलायंस का सुरक्षा कवच अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन इतने सारे शक्तिशाली व्यक्तियों के हमलों का सामना वह कैसे कर सकता था? आकाश में विभिन्न संप्रदायों के पुराने संघी लोगों ने एक साथ हमला किया। जैसे ही 9 रंगों की किरणें आकाश को चीरती हुई आगे बढ़ीं, आसपास की स्वर्ग पृथ्वी युवांची ऊर्जा में अफरा तफरी मच गई, जिससे पूरा दृश्य प्रलय के समान प्रतीत होने लगा। बूम! संयुक्त शक्तिशाली बलों के प्रभाव से ग्रेट स्वॉर्ड पर्वत कांपने लगा। प्रवेश द्वार की सुरक्षा दीवार टूटने लगी और मार्शल एलायंस के कुछ सदस्य, जो दीवार के बहुत करीब थे, कंपन के कारण अपने अंगों के टुकड़े टुकड़े होने से पीड़ित हो गए। उन्होंने खून की उल्टी की। जहां तक कम साधना स्तर वाले लोगों की बात है, उनके अंग खून और मांस के एक बेतरतीब मिश्रण में बदल गए, क्योंकि उनकी नसें इस उथल पुथल में कट गई थीं। हमला करो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ो, एक बुजुर्ग ने बादलों से अपनी वाणी प्रसारित की। अनादिकाल से ही मानव युद्ध रक्तपातपूर्ण और क्रूर होते आए हैं। किसी भी गुट का पुनर्ता सफाया करने का अर्थ होता था कि भविष्य में किसी भी प्रकार के दुष्परिणाम को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाती थी। हजारों योद्धा टिड्डियों के झुंड की तरह ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन पर टूट पड़े। ये लोग तियानयुआन जगत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। जब उन्होंने एक साथ हमला किया तो आकाश में भयंकर बादलों का घेरा छा गया और चारों ओर आग का सैलाब उमड़ पड़ा। तियानयुआन लोग के विभिन्न गुटों के शक्तिशाली योद्धाओं ने कोई दया नहीं दिखाई। वे धावा बोलते हुए आगे बढ़े और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा। मार्शल एलायंस, जिसका कभी शानदार अस्तित्व था, विभिन्न बड़े गुटों द्वारा किए गए नरसंहार के बाद अब लाशों के ढेर में तब्दील हो गया था। तुम ईश्वरीय गुरु के विरुद्ध निंदा करके मृत्यु को दावत दे रहे हो। रक्तचंद यिन प्रेत ने दहाड़ मारी, लेकिन उसका सामना एक कृपाण की किरण से हुआ। अपने दिव्य गुरु को खोजने के लिए नरक में जाओ। तलवार की किरण ने एक घुमावदार चाप बनाते हुए उसका सिर काट दिया। यहां तक कि उसके सिर में निवास करने वाली आत्मा भी विस्फोटित हो गई। गुलुलू! सिर जमीन पर गिरते ही यिन प्रेत की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो वह शाश्वत पश्चाताप से मर रहा हो। मार्शल एलायंस के पीछे रहने वाले यिन प्रेतों की शक्ति सीमित थी। वे आमतौर पर मार्शल एलायंस के दैनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। वास्तव में शक्तिशाली यिन प्रेत आत्मा मकबरे में सो रहे थे। हालांकि इन सभी शक्तिशाली यिन प्रेतों को यियुन ने नष्ट कर दिया था। आत्मा मकबरे में हुए युद्ध में ब्लड मून को भारी नुकसान हुआ था। हत्यारा लुढ़कते हुए सिर पर एक पैर रखकर ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन की चोटी की ओर झपटा। दूर लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक पुरुष और 2 महिलाएं एक काली पर्वत चोटी से ये सब होते हुए देख रहे थे। ये 3 लोग थे, यियुन, लिन जिनटोंग और जियांग शियाओरो। वे मार्शल एलायंस के विनाश को देखने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि मार्शल एलायंस को आसानी से नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ब्लड मून को मिटाना इतना आसान नहीं होगा। यहाँ कोई विशेषज्ञ नहीं है। ब्लड मून के असली विशेषज्ञ ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन पर नहीं है। यहाँ पीछे छूटे लोग या तो सहायक सदस्य हैं या मार्शल एलायंस के सदस्य हैं जो अनजाने में मारे गए। यियुन ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन पर पीछे छूटे हुए लोग महज बलि के बकरे थे। संभवतः इनका इस्तेमाल ध्यान भटकाने के लिए नकली लक्ष्यों के रूप में किया गया था। यियुन को नहीं पता था कि ब्लड मून का असली स्वामी क्या कर रहा है। फैंगिंग और शेजी से मिली जानकारी के अनुसार यियुन को केवल इतना पता था कि पुनर्जीवित इन प्रेतों को अगम्य सागर में एक निश्चित स्थान पर ले जाया जाना था ताकि वे एक कार्य पूरा कर सकें। हालांकि अगम्य सागर इतना विशाल था कि फैंगिंग या शेजी को इसका सटीक स्थान ज्ञात नहीं था। अब जब सभी इन प्रेतों की मृत्यु हो चुकी थी तो ब्लड मून की योजनाएं अब क्रियान्वित नहीं की जा सकती थीं, लेकिन तियानयुआन जगत द्वारा ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन को घेरने के दौरान ब्लड मून के उच्च अधिकारियों के गायब हो जाने से ही उनके सिर पर संकट के बादल छा गए। उन्हें इस नरसंहार में ब्लड मून के शीर्ष अधिकारियों की मौत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ब्लड मून को करारा झटका देना भी कुछ ऐसा था जिसे वह देखना पसंद करते। अब हमें क्या करना चाहिए? जियांग शियाओरू ने धीमी आवाज में पूछा। दूर हो रही लड़ाई को देखते हुए उसने पाया कि ब्लड मून की बची हुई सेना पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी।
ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन पर किसी नेता या विशेषज्ञ के न होने और अपने से 10 गुना अधिक शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करने के कारण युद्ध का परिणाम अनुमान लगाना असंभव था। पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अपनी शक्ति बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी योजना युवान ओपनिंग क्षेत्र में प्रवेश करने की है। महान महारानी हृदय सूत्र का अभ्यास करने के बाद उन्होंने पर्याप्त ज्ञान अर्जित कर लिया था और अब एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का समय आ गया था। जब तक उसके पास पर्याप्त शक्ति थी, वह एक मूलभूत सिद्धांत पर टिके रहकर बदलती परिस्थितियों का सामना कर सकता था। हाँ, लिन शिनटोंग और जियांग शियाओरू सहमत हो गईं और उनके साथ उड़ती हुई दूर तक चली गईं। रास्ते में उन्हें दूर से कई योद्धा भी दिखाई दिए जो उन्हें देख रहे थे। इनमें हेवनली ब्लड यूनियन के पूर्व सदस्य भी शामिल थे। हेवनली ब्लड यूनियन के इन सदस्यों ने मार्शल एलायंस के साथ एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे और चूंकि आत्मा अनुबंध उन्हें मार्शल एलायंस पर हमला करने से रोकता था, साथ ही उन्हें मार्शल एलायंस के किसी भी गैर घातक आदेश का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देता था, इसलिए वे केवल दर्शक ही रह सकते थे। यीयुन, लिन शिनटोंग और जियांग शियाओरू क्षितिज में ओझल हो गए। इस क्षण तियान युआन जगत के विभिन्न बड़े गुटों को यह एहसास हो गया कि ब्लड मून के पास कोई ठोस प्रतिरोध नहीं है। फिर भी उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और अपने रास्ते में आने वाले हर किसी का संहार करते चले गए। लोगों का एक समूह दूसरों के पीछे रहने के डर से मार्शल एलायंस के मुख्य महल की ओर दौड़ पड़ा। नरसंहार का मार्ग रक्त के मार्ग में परिणत हुआ। रक्त चंद्रमा को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मार्शल गठबंधन, जो हजारों वर्षों से अनेक खंडित कालखंडों में विद्यमान था, अंततः आज अपने विनाश के दिन को प्राप्त हुआ। अध्याय 667 भय। मार्शल एलायंस को नष्ट करने वाला युद्ध आधे दिन तक चला। ये प्राचीन संगठन इतने लंबे समय तक अस्तित्व में रहा होगा, लेकिन इसका विनाश इतने कम समय में हो गया जिससे यह एक चिंतनशील और दुखद घटना बन गई। इस समय मार्शल एलायंस को नष्ट करने वाले बड़े गुटों के वरिष्ठ अधिकारी खजाने में पहुंच चुके थे। मार्शल एलायंस का खजाना एक विशेष सुरक्षा घेरे में सुरक्षित था, लेकिन तियान युआन जगत के प्रमुख गुटों के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों के संयुक्त हमलों का सामना ये सुरक्षा घेरा कैसे कर सकता था। वह तंत्र ध्वस्त हो गया और फिर तियान युआन जगत के बुजुर्ग और दिग्गज हस्तियां खजाने में प्रवेश कर गए। चूंकि उन्हें जिस प्रतिरोध का सामना करना पड़ा वह कोई तीव्र नहीं था और ब्लड मून के असली उच्च अधिकारी अब ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन पर नहीं थे, इसलिए खजाने में प्रवेश करने वाले बुजुर्गों को चिंता हुई। क्या ब्लड मून ने चुपके से खजाने को हटा दिया होगा? मौजूदा हालात को देखते हुए बुजुर्गों को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। हालांकि जब उन्होंने खजाने की तलाशी ली तो उन्हें आखिरकार यह पुष्टि करने में सफलता मिली कि खजाने में अभी भी बड़ी मात्रा में धन जमा है। वहां प्राचीन धरोहर के रूप में जैड के स्क्रॉल, गोलियां, अवशेष और दीर्घायु बढ़ाने वाली गोलियां थीं जिनकी उन्हें चाह थी। हालांकि राजकोष के शीर्ष 2 स्तर पूरी तरह से खाली हो चुके थे। उन्हें स्वर्गीय दाव पुनर्जन्म महान तकनीक जैसी सबसे आवश्यक विरासत नहीं मिली। हालांकि उनके बिना भी खजाने के शुरुआती कुछ स्तर ही बड़े गुटों को लाल आंखों वाला बनाने के लिए काफी थे। अनादिकाल से ही किसी किले पर सामूहिक रूप से आक्रमण करना आसान रहा है, लेकिन सफल आक्रमण के बाद युद्ध में प्राप्त वस्तुओं का बंटवारा हमेशा से एक समस्या रही है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां कई संप्रदायों ने मिलकर एक बड़े संप्रदाय को नष्ट कर दिया, लेकिन संसाधनों या आध्यात्मिक भूमि के बंटवारे को लेकर विवाद होने पर वे एक और युद्ध में उलझ जाते थे। सब लोग। सफेद बालों वाली एक महिला ने खजाने के सामने खड़ी भीड़ से कहा, मेरा सुझाव है कि हम पहले खजाने को सील कर दें। हर गुट खजाने के बंटवारे पर बातचीत करने के लिए एक एक व्यक्ति भेजेगा। गोलियों, अवशेषों और दीर्घायु बढ़ाने वाली गोलियों को छोड़कर, जो एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं हैं, कुछ प्राचीन धरोहरें भी हैं जिन्हें तियान युआन जगत के गुटों के बीच साझा किया जाना चाहिए, है ना? जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने बोलना शुरू किया, कई लोग थोड़े हिचकिचा गए। खजाने का वितरण वाकई एक समस्या थी। मार्शल एलायंस का खजाना कोई मामूली बात नहीं थी। इतने विशाल लाभों, विशेष रूप से दीर्घायु बढ़ाने वाली गोलियों और प्राचीन विरासत, जो उनके गुटों को अपार समृद्धि प्रदान कर सकती थी, के सामने कोई भी अप्रभावित नहीं रह सका। बिना किसी समझौते के बातचीत में महीनों लग सकते हैं। अंत में इस मामले का फैसला करने के लिए एक और युद्ध भी हो सकता है। मार्शल एलायंस का पतन हो चुका है। हालांकि ब्लड मून के उच्च अधिकारी अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं। वे हमारे लिए मामूली खतरा नहीं है। मेरा सुझाव है कि तियान युआन जगत के सभी प्रमुख गुट मिलकर एक एल्डर कंसोर्टियम का गठन करें और सामूहिक रूप से तियान युआन जगत का नेतृत्व करें। सबसे पहले ये कोष में मौजूद खजानों के वितरण का जिम्मा संभालेगा और दूसरे ये ब्लड मून को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए जिम्मेदार होगा। एक और वरिष्ठ सदस्य बोलने के लिए आगे आया। विभिन्न बड़े गुटों से गठित वरिष्ठ सदस्यों के संघ में सदस्यों की संख्या स्वाभाविक रूप से प्रत्येक गुट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। क्या हमने तियान युआन जगत का नेतृत्व करने के लिए एक एल्डर कंसोर्टियम का गठन किया है? क्या आप में से किसी ने यीयुन के बारे में सोचा है? भीड़ में से किसी ने अचानक ये बात कही, जिससे माहौल में अफरा तफरी मच गई। यीयुन, वह व्यक्ति तियान युआन जगत में एक अपवाद था, विशेषकर लिन शिनटोंग के साथ, जिसके पास असाधारण शक्ति थी। यदि वे दोनों जियांग शियाओरू के साथ मिलकर काम करें तो स्वाभाविक रूप से उसके पास एल्डर कंसोर्टियम में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी। या फिर यीयुन एल्डर कंसोर्टियम के बारे में कुछ भी न सोचे और उसके द्वारा लिए गए निर्णयों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दे। इससे स्वाभाविक रूप से कई लोग असहज महसूस करने लगे। एल्डर कंसोर्टियम को नजरअंदाज करते हुए खजाने का एक छोटा सा हिस्सा ही यीयुन का होना चाहिए। यह मत भूलो कि उसने सोल टूम से कितने लोगों को बचाया है। वे हमारे सभी गुटों के सबसे होनहार कनिष्ठ सदस्य हैं। भीड़ में से किसी ने कहा। वहां उपस्थित सभी लोग विभिन्न बड़े गुटों के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनका हर निर्णय तियान युआन जगत में हलचल मचा देगा। खजाने बांट दें। ये सुनकर कई लोगों ने भौहें चढ़ा लीं। उनके मन में यीयुन एक अनिश्चित कारक थी। वास्तव में वहां मौजूद कोई भी यीयुन को और अधिक शक्तिशाली होते देखना नहीं चाहता था। वर्तमान में मौजूद यीयुन के प्रति उनमें से अधिकांश लोग अपने कनिष्ठों को बचाने के लिए यीयुन के प्रति कृतज्ञ महसूस नहीं कर रहे थे, बल्कि वे भयभीत थे। अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति मौजूदा संतुलन को बिगाड़ सकता है। यदि यह व्यक्ति दयालु और निर्मम होता तो ये ठीक होता, लेकिन यदि वह निर्दयी और मनमानी करने वाला व्यक्ति होता तो इसका परिणाम विनाशकारी होता। कोई भी यह नहीं चाहता कि उसका अपना परिवार और जीवन किसी और के हाथों में हो। यीयुन की एक बहन है जियांग शियाओरू, जो निर्जन जाति की है।
क्या आपको यकीन है कि एल्डर कंसोर्टियम में शामिल होने के बाद यून मानव जाति का साथ देगा? मेरे विचार से निर्जन जाति के साथ उसका रिश्ता ज्यादा करीबी है। सोल टूम की परीक्षाओं में यून ने मानव जाति के प्रतिभाशाली लोगों को बचाया। ऐसा कहने के अलावा यह भी कहा जा सकता है कि वह वहां सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए गया था। इसी क्षण एक हटे कट्टे बुजुर्ग ने बोलना शुरू किया। उन्होंने नीले रंग का चोला पहना हुआ था और उनके बाल लंबे और भूरे रंग के थे। उनकी तलवार जैसी बाहें तिरछी निकली हुई थीं और उनकी आंखें मशालों की तरह धधक रही थीं। ये व्यक्ति शेंतु परिवार के कुल का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, शेंतु परिवार का मुखिया। कई साल पहले उसने अपने दिव्य चक्र के हमले से चरवाहे लड़के को घायल कर दिया था, जिसका असर एक दशक तक चरवाहे लड़के के शरीर में बना रहा और पूरी तरह से हटाया नहीं जा सका। बाद में शेंतु परिवार और यीयुन के बीच की दुश्मनी और भी तीव्र हो गई। कुछ दिन पहले शेंतु परिवार को पता चला कि यीयुन शेंतु परिवार में आ गया है। उसने लिन शिंटोंग के साथ मिलकर जुलॉन की हत्या कर दी थी और अब उसका उदय रोकना असंभव था। पूरे तियान युआन जगत में एकमात्र गुट जो यीयुन के उदय से सबसे अधिक भयभीत था वह शेंतु परिवार ही था। बेशक एक और गुट था जो इससे कुछ ज्यादा अलग नहीं था, वह था ली फायर सेक्ट। ली फायर सेक्ट के प्रमुख ने बोलना शुरू किया, आप सभी, मेरा मानना है कि आप जिन गुटों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनमें से कई का अतीत में यीयुन के साथ अप्रिय अनुभव रहा है या यहाँ तक कि दुश्मनी भी रही है। उदाहरण के लिए वे लोग जिन्होंने यीयुन के साथ महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश किया, साथ ही वे सभी परिवार जिनके नाम मार्शल एलायंस के वांछित पोस्टर पर अंकित थे, और वे लोग जिन्होंने लिन परिवार को दबाया, और वे गुट जिन्होंने उन्हें तब लात मारी जब वे पहले से ही कमजोर थे। ऐसा करने वाले गुटों की संख्या शायद कम नहीं है। क्या आप में से किसी ने यह महसूस किया है कि इस गति से महान महारानी की विरासत को संभालने वाले यीयुन और लिन शिंटोंग को तियान युआन जगत के असली स्वामी बनने के उस भयावह मुकाम तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा? दोनों की संयुक्त शक्ति से वे प्राचीन महान महारानी के स्तर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। जब ऐसा होगा तो हम उनके रहमो करम पर होंगे जैसे कसाईखाने में रखी मछली। लीफायर संप्रदाय के वरिष्ठ नेता ने जनवादी भाषणबाजी में भाग लिया। चाहे वह कोई भी हो, कोई भी ऐसे व्यक्ति को देखना नहीं चाहता था जो उनके भाग्य या जीवन का फैसला कर सके। हालांकि उनके लिए ली फायर सेक्ट और शेंतु परिवार के पक्ष में झुकना भी असंभव था। यीयुन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कई लोग उससे दोस्ती करना पसंद करेंगे। यदि वे इस समय यीयुन को नाराज करते हैं तो उनसे बदला लिया जा सकता है और यह एक ऐसा परिणाम होगा जिसे वे सहन नहीं कर पाएंगे। जब बड़े गुटों के वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श कर रहे थे तभी महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में एक चमक उठी। यीयुन, लिन शिंटोंग और जियांग शियाओरू उस बंद दुनिया में प्रकट हुए। अध्याय 668, दाओ बीज युआन नींव को तोड़ता है। यीयुन के लिए महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र एक बिल्कुल सुरक्षित आश्रय स्थल था। महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र पूरी तरह से बंद था और यीयुन को इसके प्रवेश और निकास मार्गों को नियंत्रित करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। इसलिए उसकी अनुमति के बिना ब्लड मून का महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करना असंभव था। यह एक ऐसा संसार था जो पूरी तरह से उसी का था। क्या ये प्राचीन महान महारानी के अवशेष हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आकाश में हजारों फीट की ऊंचाई पर एक छोटा सा मेहराब था जो तैरती हुई खिड़की जैसा दिखता था। जियांग शियाओरू वहां खड़ी होकर उन पुलों को देख रही थी जो रिबन की तरह हवा में तैरते हुए प्रतीत होते थे। ये पुल एक रहस्यमय धुंध से घिरी दुनिया की ओर ले जाते थे और जियांग शियाओरू उस दुनिया से प्राचीनता और विशालता का आभास ले सकती थी। जियांग शियाओरू को पहले से ही पता था कि लिन शिंटोंग और यीयुन ने 7 साल से भी पहले इस रहस्यमय क्षेत्र में कई परीक्षाओं का सामना किया था। यीयुन तो पुलों पर चल भी चुकी थी और उन पर कई तरह की चुनौतियों का सामना कर चुकी थी। अंततः यीयुन और लिन शिंटोंग को गॉड एडवेंट टावर में प्राचीन महान महारानी द्वारा छोड़ी गई विरासत प्राप्त हो गई। यीयुन ने जियांग शियाओरू को परीक्षाओं का केवल संक्षिप्त विवरण दिया था, लेकिन जियांग शियाओरू जानती थी कि इन प्रेतों के प्रवेश के कारण वास्तव में ये परीक्षाएं खतरों से भरी हुई थीं। चलो अंदर चलते हैं। यीयुन जियांग शियाओरू और लिन शिंटोंग को एक काले पत्थर के चौक में ले गया। अतीत में इस प्राचीन चौक में गॉड एडवेंट टावर खड़ा था, लेकिन आज गॉड एडवेंट टावर पर यीयुन का कब्जा हो चुका था। एक विचार के साथ ही यीयुन के डांटियन से एक छोटा सा 6 मंजिला पैगोडा उड़कर बाहर आ गया। वह छोटा सा पैगोडा हवा में घूमने लगा और तेजी से फैलकर एक दिव्य स्तंभ के आकार का हो गया। विशालकाय दिव्य शिवालय काले पत्थर के चौकोर मैदान पर उतरा, जबकि उसके नीचे वे तीनों एक विशाल दिव्य वृक्ष के सामने कीड़े मकोड़ों की तरह छोटे दिख रहे थे। यीयुन और दोनों महिलाएं हाथ में हाथ डालकर गॉड एडवेंट टावर में प्रवेश कर गईं। यीयुन द्वारा महान महारानी की विरासत प्राप्त करने के बाद उनका मानना था कि जियांग शियाओरू भी गॉड एडवेंट टावर में प्रवेश कर सकती है और अपनी शक्ति को बढ़ा सकती है। हालांकि जियांग शियाओरू का वंश अद्वितीय था, लेकिन उसकी ताकत मुख्य रूप से जंगली जानवरों को वश में करने की उसकी क्षमता में झलकती थी। शारीरिक शक्ति के मामले में वह अभी भी यीयुन और लिन शिंटोंग से कमजोर थी। योद्धाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वाभाविक रूप से उनकी अपनी ताकत थी। बहन शियाओरू, गॉड एडवेंट टावर के पहले और दूसरे तल में पूर्वजों द्वारा छोड़े गए युद्धों के दृश्य आरेखीय डिस्क, साथ ही बड़ी मात्रा में नियमावली और रहस्यमयी तकनीकें मौजूद हैं। मैं अब शिंटोंग के साथ एकांत साधना में जा रहा हूँ। बहन शियाओरू, इन नियमावली को पढ़ने और कुछ और जानकारी प्राप्त करने के बाद मैं आपको महान महारानी हृदय सूत्र की मूल शिक्षाएं प्रदान करूंगा। महारानी हृदय सूत्र प्राचीन महारानी द्वारा छोड़ी गई सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। चूंकि यह विरासत थी, इसलिए इसे आगे बढ़ाना अनिवार्य था। यीयुन को विरासत मिलने के बाद उन पर भी इसे आगे बढ़ाने का दायित्व और योग्यता थी। उन्होंने जियांग शियाओरू को महान महारानी हृदय सूत्र का एक और उत्तराधिकारी चुना, क्योंकि उनका मानना था कि वह महान महारानी हृदय सूत्र के प्रति कलंक नहीं होंगी। यद्यपि जियांग शियाओरू का शरीर और वंश यीन और कोमलता की ओर झुका हुआ था, फिर भी उसकी नाड़ियां स्वाभाविक रूप से समाप्त नहीं हुई थीं। महान महारानी हृदय सूत्र में उसकी साधना की गति स्वाभाविक रूप से लिन शिंटोंग की प्रचंड गति जितनी तेज नहीं थी। ठीक है, जियांग शियाओरू ने यीयुन की ओर देखा और उसे आनंद की अनुभूति हुई। यीयुन के बिना उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जियांग शियाओरू ने गॉड एडवेंट टावर के पहले तल में कदम रखा, जबकि यीयुन और लिन शिंटोंग गॉड एडवेंट टावर के 5वें तल में दाखिल हुए, जहां बर्फ और आग से भरा साधना कक्ष था। इससे पहले वे अपने जीवन के 6 साल यहीं बिता चुके थे।
हमें शुरू करने दें। ठीक है, लिन शिनटोंग ने अपने होठों को सहलाते हुए धीरे से अपनी बेदाग सफ़ेद पोशाक उतार दी। फिर वही यून के सामने बैठ गई और उससे स्पर्श करने लगी। जब लिन शिनटोंग दिव्य वन में कठिन साधना कर रही थी, तब यून ने स्वर्गीय मार्ग संघ में प्रवेश कर लिया था। उनका अलगाव 6 महीने तक चला, लेकिन अब वे फिर से मिल गए थे। लिन शिनटोंग ने यून को गले लगाया और अपने हृदय में एक लंबे समय से प्रतीक्षित पूर्णता का अनुभव किया। वह एक बहुत ही स्वतंत्र महिला थी और दूसरों पर निर्भर रहना उनकी आदत नहीं थी। हालांकि दिव्य वन में निरंतर साधना करते हुए उन्होंने ठंडी चांदनी और अंतहीन निर्जन मैदानों का अकेले सामना किया। इससे उन्हें कभी कभी एक खालीपन का एहसास होता था, मानो उन्हें अपने हृदय को पूर्ण रूप से भरने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता हो। लिन शिनटोंग को धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह भावना यून के लिए तड़प थी। यह भावना बहुत हल्की थी, फिर भी उसके मन में लगातार हलचल मचा रही थी, जिसे मिटाना नामुमकिन था। अब यून को गले लगाते हुए और यून की सांसों और उसके अस्तित्व का अनुभव करते हुए वह खालीपन धीरे धीरे पूरी तरह से भर गया। लिन शिनटोंग अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने वाली महिला नहीं थी। उसने केवल यून को गले लगाया, उसके दिल की धड़कन सुनी और चुप रही। यून ने लिन शिनटोंग को गले लगाया और उसकी रेशम जैसी कोमल त्वचा का स्पर्श महसूस किया, जो ताजगी भरे झरने के पानी की तरह ठंडी थी। वह किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा था, न ही रक्त चंद्रमा या अपने भविष्य के बारे में, और न ही अपनी साधना तकनीक के अभ्यास के बारे में। फिर भी सांसारिक ज्ञान ऊर्जा उन दोनों के बीच स्वतः ही प्रवाहित होती रही। इस आवागमन को लिन शिनटोंग या यून द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया था। उन दोनों ने अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दिया था, जिससे ये ज्ञान ऊर्जाएं अपने प्राकृतिक क्रम के अनुसार प्रवाहित हो सके, और यह प्राकृतिक क्रम स्वर्गीय दाव नियमों के साथ सबसे अधिक सामंजस्य में था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये ज्ञान ऊर्जाओं का संचार स्वयं एक दिव्य दाव था, और जैसे जैसे उनके दिल एक दूसरे के करीब आते गए, इसने शुद्ध यांग और शुद्ध यिन को पूर्णता में सामंजस्य स्थापित करने की अनुमति दी। यिन और यांग के मिलन से कक्ष के भीतर एक ताइजी आकृति का निर्माण हुआ। यह मानव निर्मित नहीं थी, बल्कि विश्व की यिन और यांग ऊर्जाओं से स्वाभाविक रूप से बनी एक ताइजी आकृति थी। अनजाने में ही वे दोनों एक ऐसी अलौकिक अवस्था में प्रवेश कर चुके थे जहां कोई नियम नहीं, कोई आकार नहीं, कोई शून्य नहीं, कोई मैं नहीं था। उनके शरीर की हर कोशिका में मानव जीवन समाहित था, क्योंकि वे स्वतः ही स्वर्ग पृथ्वी युआंची ऊर्जा का श्वसन कर रहे थे। ये दोनों योद्धा अन्य योद्धाओं से भिन्न थे, जो अपने शरीर के एक्यूपंक्चर बिंदुओं का उपयोग करके स्वर्ग पृथ्वी युआंची ऊर्जा को अवशोषित करते थे और फिर उस ऊर्जा को अपनी नसों के माध्यम से अपने अंगों तक पहुंचाते थे। जब दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया तो उनके शरीर ऊर्जाओं से परिष्कृत हो गए और भी अधिक शुद्ध हो गए, उनमें जरा भी अशुद्धता नहीं रही। कितना समय बीत गया, यह अज्ञात था, क्योंकि समय मानो एक गौण विचार बनकर रह गया था। यून और लिन शिनटोंग के शरीरों में केवल स्वर्ग पृथ्वी युआंची और यिन यांग ऊर्जाएं ही निरंतर संचित होती रहीं। ये संचय धीरे धीरे उस अधिकतम बिंदु तक पहुंच गया जिसे उनके संबंधित डेंटियन सहन कर सकते थे। उनके डांटियन में युआन की नींव को बार बार संकुचित किया गया था। हालांकि शेष स्वर्ग पृथ्वी युआन की हुई अभी भी इतनी घनी और तीव्र थी कि वह युआन नींव के ऊपर एक कोहरे में विलीन हो गई। उसी समय यून और लिन शिनटोंग के पास मौजूद नियमशास्त्रीय अंतर्दृष्टि धीरे धीरे एकत्रित होकर सांसारिक प्रतीकों का निर्माण करने लगी। फिर ये प्रतीक एकत्रित होकर बादल बन गए। जब युआन क्यूई का घनत्व अपने चरम पर पहुंच गया तो वह बादलों की परत में निलंबित नहीं रह सका। इसके बजाय उसने वर्षा का रूप धारण कर लिया और बारिश के रूप में नीचे बरसने लगा। जैसे ही युआन क्यूई की बारिश की बूंदें टपकती हुई नीचे आई, उन्होंने युआन की आधारशिला की मिट्टी को पोषित किया। ऊर्जा से भरपूर ये वर्षा की बूंदें धीरे धीरे युआन नींव में समा गईं और युआन नींव के भीतर दबे हुए दाव बीज की ओर बढ़ गईं। नियमों को बादलों के रूप में और युआनची को वर्षा के रूप में युआन आधार पर अवतरित होते हुए दाव बीज का पोषण हुआ। इस प्रकार युआन आधार के भीतर स्थित दोनों के दाव बीज को ऊर्जावान वर्षा के तहत पोषण मिला और वह धीरे धीरे अंकुरित होने लगा। बीज के बाहरी आवरण से एक एकदम साफ सुथरा पौधा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा। वह नन्हा पौधा क्रिस्टल की तरह पारदर्शी था, लेकिन उसकी सतह पर नियमवाचक चिन्ह खुदे हुए थे, जिससे वह बेहद गहन और जटिल प्रतीत होता था। जैसे जैसे पौध द्वारा युआन नींव की मिट्टी को धीरे धीरे अलग किया जाने लगा, युआन नींव को तोड़ने की इस प्रक्रिया को युआन ओपनिंग के नाम से जाना जाता था। एक बार जब दाव बीज पूरी तरह से अंकुरित हो जाए और पौधा मिट्टी से बाहर आ जाए, तो यून और लिन शिनटोंग आधिकारिक तौर पर युआन ओपनिंग क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अध्याय 669 युआन ओपनिंग प्राप्त करना। गॉड एडवेंट टॉवर में जब यून और लिन शिनटोंग एक गर्मजोशी भरे आलिंगन में लीन थे, तो वे समय के बीतने का एहसास ही भूल गए। युआन ओपनिंग स्तर तक पहुंचने के लिए अत्यधिक मात्रा में युआन ची की आवश्यकता होती है। युआन ची की यह मात्रा उनके दांतियान में पूरी तरह से संग्रहित नहीं हो सकती थी, बल्कि इसे लंबे समय तक संचित करना पड़ता था। सामान्य योद्धा युआन ओपनिंग स्तर तक पहुंचने में ही 1 या 2 दशक का समय व्यतीत कर देते थे। लिन शिनटोंग और यून की युआन नींव में युआन क्यूई के निरंतर पोषण के तहत दाव बीज का अंकुर लगातार बढ़ता रहा और अधिक लंबा होता गया। उन दोनों के चारों ओर घनी युआनची ऊर्जा फैली हुई थी। उनके सिर के ऊपर युआनची और नियमों से बनी एक बादल की परत थी। दाव बीज के अंकुर की एक धुंधली छवि उनके दांतियानों के भीतर से प्रकट हुई और ऐसा लगा जैसे उन दोनों को घेर रही हो। यून और लिन शिनटोंग एक ऐसे छोटे से संसार के साथ विकसित और बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे थे जो हाल ही में अस्तित्व में आया था। उनके शरीर आदिम चट्टानों की तरह थे जो जीवन प्रदान करते थे। उनकी हर सांस और धड़कन उस संसार के विकास की आवृत्ति थी। उनके संबंधित दाव बीज वृक्ष उनकी सांसों के साथ साथ बढ़ते गए। उन्होंने अपनी कोमल पत्तियों को फैलाया और उस दुनिया की स्वर्ग पृथ्वी युआनची ऊर्जा का श्वसन किया। कुछ समय बाद अंकुर धीरे धीरे एक पेड़ के छोटे पौधे में विकसित हो गया। कई लोगों का युआन ओपनिंग स्तर केवल इसी अवस्था तक पहुंच पाता है। युआन ओपनिंग स्तर में प्रवेश करने के तुरंत बाद ही उनके दाव सीड का वृक्ष अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देता है, इसलिए वे इस बिंदु पर रुक जाते हैं। हालांकि यून और लिन शिनटोंग इससे कहीं आगे बढ़ गए। वे आंखें बंद करके अपना काम करते रहे। उनके शरीर के भीतर की दुनिया में सारे बादल एक साथ जमा हो गए, जिसके परिणामस्वरूप गरजता हुआ बादल और बिजली की चमक सुनाई दी। पल भर में जो दृश्य अमरता के स्वर्ग जैसा लग रहा था, वह प्रलय के दृश्य में बदल गया। और इस प्रलयकारी दुनिया में वह नन्हा सा पेड़ का पौधा बिजली से भी नहीं डरा, नहीं तेज हवाओं से उखड़ पाया, बल्कि वह तेजी से बढ़ने लगा।
1 फुट, 2 फुट, 5 फुट, 10 फुट, 20 फुट। पेड़ का छोटा पौधा एक विशाल वृक्ष में तब्दील हो गया और उसके पत्ते और भी घने होते चले गए। हर पत्ते का आकार अलग था, कुछ छोटे कड़ाहे जैसे दिखते थे, कुछ तलवारों जैसे और कुछ 8 त्रिभुजों जैसे। हालांकि ये यून द्वारा उगाया गया दावसीड का पेड़ पहले से ही 2 मंजिला ऊंचा था, लेकिन वास्तव में ये दावसीड का पेड़ अभी भी एक छोटा पौधा ही था। पौधे के आकार से यह निर्धारित होता था कि भविष्य में दावसीड का पेड़ कितना ऊंचा हो सकता है। दाव बीज का वृक्ष 100 गुना, 1000 गुना या यहाँ तक कि 10,000 गुना तक बढ़ सकता है, जब तक कि वह बादलों को भेद कर स्वर्ग तक एक मार्ग न बना दे। धमाका धमाका, बिजली की एक तेज चमक उठी और दावसीड के पेड़ से टकरा गई। और ठीक उसी क्षण यियुन के शरीर के भीतर से 2 परछाइयां प्रकट हुई, जिनके साथ 2 तीखी चीखें भी सुनाई दी। एक था गोल्डन क्रो, जबकि दूसरा था नाइन नियोनेट। ये 2 मंद आकृतियां आपस में गुथे हुए 2 विशाल वृक्षों के चारों ओर चक्कर लगाती रहीं, फिर बिजली का सामना करने और उससे बचने के लिए बादलों की ओर बढ़ गईं। यियुन और लिन शिनटोंग ने महान महारानी हृदय सूत्र का संयुक्त अभ्यास किया। उनमें से एक शुद्ध यांग और दूसरी शुद्ध येन थी, लेकिन इसके बावजूद युआन आरंभिक स्तर तक पहुंचने के दौरान वे एक दूसरे की सहायता कर सकती थीं। यहाँ तक कि उनके दाव बीज वृक्ष भी आपस में जुड़े हुए थे। वे एक दूसरे से लिपटे हुए थे, लेकिन अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व थे। लिन शिनटोंग के शरीर से एक बर्फीला सफेद कमल का फूल निकला। वह हवा में लहराया और 2 विशाल पेड़ों के चारों ओर घूमने लगा, लगातार एक बर्फीली आभा उत्सर्जित करता रहा जिसने दोनों पेड़ों की रक्षा की। वे दोनों पेड़ आपस में इस तरह लिपटे हुए सीधे खड़े थे मानो वे दुनिया के केंद्र हों। सुनहरा कौवा और 9 नवजात पक्षी पेड़ के तने के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, जबकि पेड़ की छतरी पर हिमकमल खिलने लगा था। प्रचुर मात्रा में मौजूद युआनची ऊर्जा के परिणामस्वरूप प्रत्येक पत्ती युआनची ऊर्जा से बनी थी। जब तक दाव बीज वृक्ष जीवित रहता, वह पत्तियों को निरंतर युआनची ऊर्जा प्रदान करता रहता। यियुन ने अपनी आंखें खोलीं और उनकी आंखों में मानो बिजली और आग दोनों चमक रही थीं। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपने शरीर को फैलाया तो उनके जोड़ों से एक ऐसी आवाज निकली जो मंद गड़गड़ाहट जैसी थी। इसी क्षण लिन शिनटोंग ने भी अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें एक गहरे तालाब जैसी लग रही थीं, मानो उस तालाब में बर्फ के कमल बिखरे हों। उसकी आभा अत्यंत पवित्र और दिव्य थी, मानो उसे देखने वाला कोई भी प्राणी लज्जित हो जाए। युआन ऊर्जा का द्वार खुल गया। यियुन ने अपने शरीर में उमड़ती युआन ऊर्जा को महसूस करते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इस क्षण से अपनी शक्ति बढ़ाने के अलावा केवल यियुन के स्तर ने ही उसे तियान युआन दुनिया में मानव योद्धाओं की शीर्ष श्रेणी में प्रवेश करने की अनुमति दी। और इस क्षण से योद्धाओं का जीवन दीर्घायु हो जाता था। युआन ओपनिंग स्तर में प्रवेश करना पुनर्जन्म के समान था। उनके शरीर में स्थित दाव बीज वृक्ष उनके अंगों का प्रतिबिंब था और पत्तियों की नसें ही उनकी नाड़ियां थीं। इस प्रकार युआन ओपनिंग स्तर के सबसे कमजोर योद्धा का भी जीवनकाल लगभग 10,000 वर्ष होता था, और युआन ओपनिंग स्तर के शिखर योद्धाओं का जीवनकाल तो 10,000 वर्षों तक भी पहुंच सकता था। जैसे ही दाव बीज वृक्ष स्वर्ग पृथ्वी युआनची को अवशोषित और उत्पन्न करता है, युआन ओपनिंग योद्धा के पास लगभग अनंत मात्रा में युआनची होगी। इसके अलावा यियुन और लिन शिनटोंग द्वारा निर्मित दाव बीज वृक्ष और भी भयावह था। यह धरती को हिला देने वाला प्रतीत होता था। जैसे ही यह प्रकट हुआ, इसने एक छोटी दुनिया की भूतिया छवि बना ली थी। इस सफलता को हासिल करने में शायद हमें 2 या 3 साल लग गए। ये कहते हुए यियुन ने लिन शिनटोंग को प्यार से कपड़े पहनाए। युआन ओपनिंग क्षेत्र में प्रवेश करना अत्यंत समय लेने वाला था। 1 दशक का समय भी तेज माना जाता था। जिन लोगों में प्रतिभा की कमी होती थी, उन्हें 20 या 30 साल तक एकांतवास में भी जाना पड़ सकता था। इसका मुख्य कारण यह था कि दाव सीड के पेड़ को एक छोटे पौधे से विकसित होने में लंबा समय लगता था। एक पेड़ को नजरअंदाज कर दे तो घास के एक छोटे से तिनके को अंकुरित होने से लेकर मुरझाने तक का पूरा समय लग गया। और अधिकांश योद्धाओं के पास अपनी युआन ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा नहीं होती। दाव बीज वृक्ष के अंकुरित होने के बाद पहले महीने में ही उनकी सारी युआन ऊर्जा समाप्त हो जाती। दाव बीज वृक्ष का आगे का विकास समय के संचय पर निर्भर करता। इस दौरान यदि किसी व्यक्ति में युआनची की कमी हो और उसकी नींव पर्याप्त हो, तो सफलता की प्राप्ति में विफलता की प्रबल संभावना रहती है। दाव बीज वृक्ष का अंकुर ऊर्जा की कमी के कारण मुरझा जाता है, तब उन्हें फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ता है। तियान युआन जगत के योद्धाओं के लिए ऐसी विफलता बर्दाश्त करना असंभव था। यह उनके अधिकांश युद्ध कौशल को नष्ट करने के बराबर था। यही कारण था कि तियान युआन जगत के अधिकांश युवा शिष्य युआन ओपनिंग स्तर तक पहुंचने का प्रयास नहीं करते थे। वे 50 या 60 वर्ष की आयु तक दाव सीड स्तर के शिखर पर ही रुके रहते थे। कभी कभी तो कुछ लोग 100 वर्ष की आयु तक भी प्रतीक्षा करते थे। इसका कारण ये था कि इस सफलता को प्राप्त करने में लगने वाला समय बहुत अधिक था और प्रक्रिया बहुत कठिन थी। आधारभूत ज्ञान और नियमशास्त्रीय अंतर्दृष्टि के पर्याप्त संचय के बिना उन्होंने इस सफलता को प्राप्त करने का साहस नहीं किया। पिछले 2-3 वर्षों के दौरान यियुन और लिन शिनटोंग ने एकांतवास में रहते हुए लगातार अपनी शक्ति बढ़ाई। वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए थे, इसलिए उन्हें यह नहीं पता था कि तियान युआन की दुनिया कैसी हो गई थी। हालांकि एकांतवास में जाने से पहले लिन शिनटोंग और जियांग शियाओरू ने पहले ही अलग अलग लिन परिवार और निर्जन जाति को सतर्क रहने और अपनी शक्ति को बचाकर रखने के लिए सूचित कर दिया था। चलो बाहर चलते हैं, यियुन ने लिन शिनटोंग की आंखों में देखते हुए कहा, और लिन शिनटोंग ने भी उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। गॉड एडवेंट टावर की 6ठी मंजिल पर जियांग शियाओरू बांस के जंगल में बनी एक छोटी सी इमारत में बैठी थी। उसके शरीर के चारों ओर एक प्राचीन आभा व्याप्त थी और उसके सामने लकड़ी के चबूतरे पर महान महारानी हृदय सूत्र के अंश रखे हुए थे। पिछले 3 वर्षों में यियुन केवल एक बार ही जागी थी, और वह भी जियांग शियाओरू को महान महारानी हृदय सूत्र सौंपने के लिए। जियांग शियाओरू की चेतना शक्ति अत्यंत उच्च थी। उसने गॉड एडवेंट टावर के पहले 5 स्तरों को पार करने में 2 वर्ष का समय लिया और सभी प्रामाणिक सामग्री को पढ़ डाला। उसने कुछ ऐसी सामग्री भी चुनी जो उसकी साधना के अनुकूल थी। पवित्र आत्मा द्वारा मान्यता प्राप्त और वीरान जाति में सर्वश्रेष्ठ वंश वाली जियांग शियाओरू निस्संदेह एक अद्वितीय प्रतिभा की धनी थी। इसके अलावा नीले यांग स्वामी के विशाल संग्रह में कई ऐसे प्रामाणिक ग्रंथ थे जो मनुष्यों के लिए नहीं थे। वीरान जाति में ऐसे प्रामाणिक ग्रंथों का कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए जब जियांग शियाओरू ने इसे देखा तो वह स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हुई। आज जियांग शियाओरू ने आंखें खोलते ही अचानक कुछ महसूस किया।
जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसके शरीर से एक अत्यंत पवित्र आभा उत्सर्जित हुई। बांस के जंगल में स्थित वह छोटी सी इमारत हमेशा बर्फ से ढकी रहती थी, लेकिन जब वह आभा बर्फ को चीरती हुई आगे बढ़ती थी तो ऐसा लगता था मानो वसंत की हल्की हवा बर्फ को तुरंत पिघला देती हो। चारों ओर हरी भरी घास उगाए और फूल खिल उठे। जियांग शियाओरू फूलों के बीच में मुस्कुराते हुए बैठी थी, मानो जंगल से निकली कोई परी हो। वह स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे पवित्र और सुंदर रचना का साक्षात रूप थी। उसे देखकर हर कोई स्नेह और प्रशंसा से भर जाता था। आप दोनों ने युआन ओपनिंग क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। जियांग शियाओरू ने अपने सामने प्रकट हुए युन और लिन शिंटोंग को देखा, उनकी आभा को महसूस किया और प्रसन्नता से भर उठी। महज 3 वर्षों में युआन ओपनिंग स्तर तक पहुंचकर उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनके शरीर से निकलने वाली आभा असाधारण थी। उनका हाथ थामे हुए दिखना एक प्यारे जोड़े की तरह लग रहा था, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। युन ने जियांग शियाओरू की ओर देखा और मुस्कुरा उठी। बहन शियाओरू, आपने भी सफलता हासिल कर ली है। जियांग शियाओरू की आभा में एक प्राचीन आभा थी। चून की निर्जन जाति की साधना मनुष्यों से भिन्न थी, इसलिए जियांग शियाओरू को युआन ओपनिंग क्षेत्र में नहीं माना जाता था, लेकिन वह इसके निकट के क्षेत्र में थी। क्या हम बाहर चलें? जियांग शियाओरू ने पूछा। हाँ, बाहरी दुनिया निरंतर बदलती रहती है। अब जबकि हमने पराक्रम स्थापित कर लिया है तो महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र को छोड़ने का समय आ गया है। युन ने कहा। मुझे आश्चर्य होता है कि तियान युआन की दुनिया अब कैसी होगी। लिन शिंटोंग की आंखों में थोड़ी सी चिंता झलक रही थी। जब वे एकांतवास में गए तब तक गठबंधन का नेता लापता हो चुका था। पिछले 2-3 वर्षों में वह क्या कर रहा था, यह अज्ञात था। अध्याय 670 एल्डर कंसोर्टियम का निमंत्रण। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र को छोड़ने के बाद जियांग शियाओरू युन और लिन शिंटोंग से अलग हो गई। युन और लिन शिंटोंग एक साथ लिन परिवार की ओर चल पड़े, जबकि जियांग शियाओरू वीरान जाति में लौट गई। 3 साल से अपनी मां से न मिलने के कारण वह उनके बारे में चिंतित थी। लिन शिंटोंग भी थोड़ी चिंतित थी। अगर रक्तचंद्र गठबंधन का नेता फिर प्रकट हुआ तो संभवतः वह तियान युआन जगत में एक भयंकर युद्ध छेड़ देगा। इससे पहले लिन शिंटोंग केवल इतना ही कर सकती थी कि लिन परिवार को चेतावनी दे दे। तियान युआन जगत पर विपत्ति आते ही उन्हें तुरंत लिन परिवार के गढ़ को छोड़कर परिवार की होनहार संतानों को दिव्य वन में शरण के लिए ले जाना था। बेशक लिन शिंटोंग जानती थी कि ऐसे एहतियाती उपाय व्यर्थ थे। अगर सचमुच कोई ऐसी आपदा आ जाए जिसका तियान युआन जगत सामना न कर सके तो सफल बचाव की उम्मीद मात्र एक कोरी आशा होगी। जब लिन शिंटोंग और युन लिन परिवार में वापस लौटे और देखा कि सब कुछ शांतिपूर्ण है, तभी लिन शिंटोंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। ये बहुत अच्छी बात थी कि परिवार सुरक्षित और स्वस्थ था। जैसे ही लिन शिंटोंग और युन ने लिन परिवार के पहाड़ी प्रवेश द्वार में प्रवेश किया, प्रवेश द्वार की रक्षा कर रहे शिष्यों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। श्रीमती, युवा स्वामी ही। प्रवेश द्वार पर तैनात रक्षक लगभग 20 वर्ष के युवक थे। युन और लिन शिंटोंग को हाथ में हाथ डाले आते देख वे बेहद उत्साहित थे। पिछले कुछ वर्षों में लिन शिंटोंग और युन द्वारा किए गए कार्यों की खबरें पहले ही तेजी से फैल चुकी थीं। सोलटूंग में जुलॉन को मारने के लिए उनके संयुक्त प्रयासों का दृश्य इतने सजीव तरीके से वर्णित किया गया था कि यह कुछ ऐसा बन गया जिसने लिन परिवार के युवाओं को गर्व का अनुभव कराया। अतीत में लिन परिवार को युन और लिन शिंटोंग को मानव जाति का गद्दार माने जाने के कारण हर तरह के अपमान का सामना करना पड़ा था। मार्शल एलायंस के कारण भी उनकी मुश्किलें बढ़ गई थीं, लेकिन अब लिन परिवार पूरे तियान युआन जगत में एक असाधारण अस्तित्व बन चुका था। वर्षों से कई पारिवारिक कुलों ने लिन परिवार में सुधार लाने का प्रयास किया। लिन परिवार के सभी कनिष्ठ सदस्यों को पारिवारिक परिसर से बाहर निकलने पर सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता था। उन्हें शारीरिक रूप से प्राप्त होने वाले ये सभी लाभ युन और लिन शिंटोंग के कारण ही संभव हो पाते थे। श्रीमती, कुलमाता आपका इतने समय से इंतजार कर रही हैं, उनसे मिलने जल्दी आइए, कुछ युवकों ने कहा और उत्साहपूर्वक आगे आगे चलने लगे। अपने कुल के इन जोशीले सदस्यों और परिचित परिवार को देखकर लिन शिंटोंग को अपने दिल में एक हल्की सी गर्माहट का एहसास हुआ। एक पारिवारिक संबंध कभी कभी व्यवहारिक लग सकता है, जिससे वह ठंडा और अलग थलग प्रतीत हो सकता है, लेकिन इससे किसी व्यक्ति को अकेलापन महसूस नहीं होगा, खासकर तब जब पारिवारिक संबंध में एक ऐसी मुखिया हो जो उसे बहुत प्यार करती हो। युन और लिन शिंटोंग की वापसी को लिन परिवार के लिए एक शानदार घटना के रूप में मनाया गया। इसके लिए लिन परिवार ने विशेष रूप से उनके स्वागत हेतु एक भव्य भोज का आयोजन किया। लिन परिवार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने वाले कुछ बड़े गुटों ने भी भोज में अपने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भेजा और युन और लिन शिंटोंग के लिए उपहार लाए। वहीं जिन पारिवारिक कुलों के लिन परिवार के साथ औसत संबंध थे, उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया गया था। इससे कई पारिवारिक गुटों में बेचैनी पैदा हो गई। वे लिन परिवार के रवैये का अंदाजा नहीं लगा सकते थे। उन्हें नहीं पता था कि लिन परिवार युन और लिन शिंटोंग के विद्रोह का इंतजार करने के बाद हिसाब बराबर करने की योजना बना रहा है या नहीं। जब कोई गुट शक्तिशाली हो जाता है तो उसे अपने क्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता होती है। भले ही लिन शिंटोंग और युन अच्छे लोग थे और समस्त मानव जाति के साथ शांति से रहते थे, क्या लिन परिवार के साथ भी ऐसा ही था? लिन परिवार के लिए ऐसा अवसर मिलना दुर्लभ था, तो भला वे विस्तार करने के इस अवसर को कैसे नहीं गंवा सकते थे? और विस्तार से अन्य प्रमुख गुटों के हितों का हनन होना तय था। या तो उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जाएगा या उनकी आबादी को अपने अधीन कर लिया जाएगा। लिन परिवार के 10 लाख मील के दायरे में मौजूद सभी बड़े गुट खतरे में थे। ये कहना मुश्किल था कि उन्हें कब अपना ठिकाना बदलना पड़ेगा या फिर वे लिन परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। उत्सव के दूसरे दिन किसी ने निमंत्रण भेजा। ये निमंत्रण युन और लिन शिंटोंग को ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन पर आमंत्रित करने के लिए था, ताकि ब्लड मून के अवशेषों के विनाश के साथ साथ तियान युआन जगत की मार्शल संस्कृति के विकास से संबंधित मामलों पर चर्चा की जा सके। इस पर तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम ने हस्ताक्षर किए थे। ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन, तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम। युन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन पहले ब्लड मून का गढ़ था और अब ऐसा लगता है कि इसकी जगह तियान युआन एल्डर कंसोर्टियम ने ले ली है। ये तियान युआन जगत के वर्तमान प्रमुख गुटों से मिलकर बना एक संगठन है। हालांकि सार्वजनिक रूप से इसका उद्देश्य तियान युआन जगत में शांति बनाए रखना और मार्शल आर्ट को बढ़ावा देना है, लेकिन वास्तव में यह इन पारिवारिक कुलों के लिए खुद को बचाने और ब्लड मून से अलग रहने का एक तरीका मात्र है।
अतीत में उन्होंने आपको और शिंटोंग को तियानयुआन एल्डर कंसोर्टियम में आमंत्रित करने के बारे में सोचा था, लेकिन आप दोनों पहले ही एकांत प्रशिक्षण में प्रवेश कर चुके थे। कुलमाता, जो येयुन के बगल में बैठी थी, ने समझाया। घर वापसी के भोज में येयुन और लिन शिंटोंग दोनों कुलमाता के एक एक तरफ बैठी थीं। मैं समझ गया। येयुन थोड़ा हिचकिचाया। युद्ध के बाद विजेता अक्सर अपना एक संगठन बना लेते थे ताकि वे अपने हित में एक नई व्यवस्था स्थापित कर सकें। हालांकि इस युद्ध में जीत का जश्न मनाना अभी जल्दबाजी होगी। ब्लड मून के बाद बचे लाभों को आपस में बांटने के बारे में सोचना भी भोलापन होगा। चूंकि उन्होंने निमंत्रण भेजा है, इसलिए जाने में कोई हर्ज नहीं है। येयुन ने तुरंत दूत को जवाब दिया। बगल में खड़ी कुलमाता ने भौहें चढ़ाईं। दूत के चले जाने के बाद ही कुलमाता ने गंभीर स्वर में कहा, ग्रेट स्वॉर्ड पर्वत अब पहले जैसा नहीं रहा। उनका निमंत्रण एक जाल भी हो सकता है। कई गुट आप दोनों को परिपक्व होते नहीं देखना चाहते। कुलमाता की बात येयुन को स्वाभाविक रूप से समझ आ गई। ये संभवतः एक षड्यंत्र था, लेकिन उसने कहा, कुलमाता ने मुझे जिस बात की चेतावनी दी है, मैं उसे समझ गया हूँ। चिंता मत करो, मुझे स्थिति की पूरी जानकारी है। येयुन को सबसे ज्यादा डर ब्लड मून की हरकतों से था। एल्डर कंसोर्टियम के बारे में येयुन को ज्यादा परवाह नहीं थी, और वह एल्डर कंसोर्टियम द्वारा ब्लड मून से लड़ने को लेकर बहुत आशावादी नहीं था। हालांकि ब्लड मून को आकर्षित करने के लिए इसे एक खुले लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करना संभवतः प्रभावी होगा, क्योंकि वे सबसे स्पष्ट लक्ष्य थे। स्वागत भोज समाप्त होने के बाद येयुन और लिन शिंटोंग ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन की ओर चल पड़े। तियानयुआन एल्डर कंसोर्टियम द्वारा भेजे गए संपर्क एजेंटों ने रास्ते में पहले से ही टेलीपोर्टेशन एरे तैयार कर रखे थे। इसलिए केवल 2 घंटों में येयुन और लिन शिंटोंग ने करोड़ों मील की दूरी तय कर ली, जिससे वे बादलों तक फैले विशाल ग्रेट स्वॉर्ड पर्वत को देख सके। महज 3 वर्षों में ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन पूरी तरह से बदल गया था। मार्शल एलायंस द्वारा छोड़ी गई कई इमारतें ध्वस्त कर दी गई थी और उनकी जगह ग्रेट स्वॉर्ड माउंटेन की चोटी पर एक विशाल पैगोडा खड़ा कर दिया गया था, जो आकाश की ओर ऊंचा उठता था। पर्वत शिखर पर इतनी भव्य इमारत का निर्माण करना योद्धाओं के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यह विशाल शिवालय तियानयुआन एल्डर कंसोर्टियम का मुख्यालय था। येयुन ने उस विशाल मीनार पर एक नजर डाली और महसूस किया कि यह पैगोडा कुछ हद तक महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में स्थित गॉड एडवेंट टावर से मिलता जुलता है। यह अज्ञात था कि तियानयुआन एल्डर कंसोर्टियम ने इसे इस आकार में क्यों बनवाया था। क्या वे गॉड एडवेंट टावर से ईर्ष्या करते थे? विशाल पैगोडा के बाहर कई बड़े और शक्तिशाली तंत्र स्थापित थे। इन तंत्रों का ज्ञान अधिकतर ब्लड मून द्वारा छोड़े गए प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त किया गया था, इसलिए ये असाधारण रूप से शक्तिशाली थे। इसके अलावा ये तियानयुआन एल्डर कंसोर्टियम का मुख्यालय था, इसलिए विशाल पैगोडा के नीचे घात लगाना असंभव नहीं था। उस विशाल पैगोडा को देखकर लिन शिंटोंग की बाहें तन गईं और उसने कहा, क्या हम ऐसे ही अंदर चले जाएंगे? येयुन ने अपनी ऊर्जा दृष्टि खोली और उसने विशाल पैगोडा की ऊर्जा संरचना के आर पार सीधे उसके ऊर्जा स्रोत को देख लिया। अपनी साधना के स्तर में अत्यधिक वृद्धि के बाद येयुन बैंगनी क्रिस्टल की शक्तियों का उपयोग करके शक्तिशाली संरचनाओं के आर पार देख सकता था। यह उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं था। कुछ ही सेकंड में वह शक्तिशाली सैन्य प्रणालियों की स्थिति को समझने में कामयाब हो गया और फिर बोला, हम बस ऐसे ही प्रवेश करेंगे।